हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस अकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स के जो है एमसीक्यूज का। अगर हम देखें तो इसमें ये रोजगार विद अंकित भाटी के बुक से लिया गया है करंट अफेयर। पिछले एक साल का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर को हम इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, तो बुक बहुत इंपॉर्टेंट है और खासकर जो अपकमिंग एग्जाम है यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्ज़ाम जो होने वाला है उसके लिए हम देखेंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर। अगर आप उसको पूरा इस वीडियो को पूरा 2-3 बार देख लेंगे तो आपको करंट अफेयर कहीं और से देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो चलिए हम इसमें देखते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के जितने भी घटनाक्रम हुआ है, घटना एक एक करके हम उसको सभी को देखेंगे, एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट अगर हम देखते हैं तो इसमें दिया गया है कि त्रिपुरा ने शुरू की ई कैबिनेट प्रणाली। अब त्रिपुरा सरकार के द्वारा राज्य में डिजिटल व्यवस्था विकसित करने के लिए एक राज्य सचिवालय में ई कैबिनेट प्रणाली जो है शुरुआत किया है। और त्रिपुरा ई कैबिनेट प्रणाली शुरू करने वाला उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के बाद चौथा राज्य और पूर्वोत्तर का जो है दूसरा राज्य बन गया है। तो पूर्वोत्तर का दूसरा राज्य है, तो पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन हो जाएगा? तो वो अरुणाचल प्रदेश ही है। ई कैबिनेट प्रणाली शुरू करने से राज्य में जो है कार्बन फुटप्रिंट, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन को कम किया जा सकेगा। इसका ये जो है लाभ है। अब इसमें आपको ये याद रखना है कि ये पूर्वोत्तर का दूसरा राज्य है जिसने ई कैबिनेट प्रणाली जो है शुरुआत किया। इंडस ऐप स्टोर, तो ये क्या है? तो ये डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म है जो कि वॉलमार्ट कंपनी है अमेरिका की, उसके समर्थित है। फिनटेक कंपनी फोनपे ने गूगल के साथ प्ले स्टोर एकाधिकार को चुनौती देने के लिए इंडस ऐप स्टोर डेवलपर प्लेटफॉर्म जो है नामक ऐप स्टोर लॉन्च किया। और यह ऐप स्टोर 12 स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध होगा और डेवलपर्स को गूगल के प्लेटफॉर्म शुल्क और कमीशन शुल्क का विकल्प देगा। इंडस ऐप स्टोर पर ऐप लिस्टिंग पहले वर्ष के लिए मुफ्त होगी और उसके बाद जो है नाम मात्र का वार्षिक शुल्क भी इसमें देना पड़ेगा। ठीक है, अगला पॉइंट है देश का पहला कार्टोग्राफी संग्रहालय कहाँ पर है? तो जॉर्ज एवरेस्ट पर है। और ये विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर जो है मसूरी कहाँ पर पड़ता है? उत्तराखंड में। तो वहाँ पर जॉर्ज एवरेस्ट फोटोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। तो यही पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर उद्घाटन किया गया है। और देश का पहला कार्टोग्राफी संग्रहालय है जिसका नाम क्या है? जॉर्ज एवरेस्ट संग्रहालय, कार्टोग्राफी संग्रहालय, जो कि ये मसूरी उत्तराखंड में जो है इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, ये देश का ऐसा पहला कार्टोग्राफी संग्रहालय है। इसका निर्माण जो है जॉर्ज एवरेस्ट हाउस में किया गया, जो कि सर्वेक्षक जॉर्ज एवरेस्ट का पूर्व यह घर है, पहले रहा करता था मतलब एवरेस्ट का घर। नवनिर्मित जॉर्ज एवरेस्ट कार्टोग्राफिक संग्रहालय फोटोग्राफी, सर्वेक्षण और पर्वतारोहण के समृद्ध इतिहास को संरक्षित करने के लिए समर्पित है। इस संग्रहालय का निर्माण एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी, जिसको एशियन डेवलपमेंट बैंक कहा जाता है, तो उसकी मदद से किया गया है। तो ये पॉइंट भी इस्तेमाल मतलब इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला पॉइंट है अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में अफस्पा की समय सीमा बढ़ गई है। अफस्पा क्या है? तो ये होता है सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम। इसको अभी अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में फिलहाल इसको 1 अक्टूबर 2023 से 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया। ठीक है, अफस्पा यानी कि आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। और इसको लेकर जो है राज्य और केंद्र दोनों सरकारें अधिसूचना जारी कर सकती हैं। गृह मंत्रालय केवल नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में अफस्पा का विस्तार करने के लिए समय समय पर जो है अशांत क्षेत्र अधिसूचना जारी करता है। मणिपुर और असम में अफस्पा का विस्तार करने वाली अधिसूचना राज्य सरकारों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑस्कर्स 2024 में मलयालम फिल्म को एंट्री मिली है। और वो कौन सी फिल्म है? तो हाल ही में मलयालम फिल्म जो आई थी 2018, एवरीवन इज ए हीरो। ठीक है, तो इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म श्रेणी के अंतर्गत वर्ष 2024 के लिए अकादमी पुरस्कार या फिर ऑस्कर में ऑफिशियल एंट्री मिली है। यह फिल्म 2018 में भारी बारिश के कारण केरल को प्रभावित करने वाली भीषण बाढ़ का जो है वर्णन करती है। तो केरल राज्य याद रखिएगा। ये फिल्म अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म बन गई है। भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का निर्माण किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इंडिया गेट नई दिल्ली से देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस की हरी झंडी दिखाई। इस बस का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा। ये बस केवल पानी का जो है उत्सर्जन करती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखते हैं। तो अगला पॉइंट कुछ इस तरीके से दिया गया है कि भारत संयुक्त राष्ट्र क्षमता निर्माण पहल शुरुआत किया गया है। भारत और संयुक्त राष्ट्र ने संयुक्त रूप से ग्लोबल साउथ के देशों में विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत संयुक्त राष्ट्र क्षमता निर्माण पहल शुरुआत किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो ग्लोबल साउथ के देशों में
क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से भारत के विकास के अनुभव, सर्वोत्तम प्रथाओं और विशेषज्ञता को साझा करना है। यह पहल भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान स्थापित विकास लक्ष्यों को भी पूरा करेगी। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के 75% गाँव जो हो गए हैं अब ODF प्लस घोषित हो गए हैं, जो कि यह स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण सेकंड के तहत देश के कुल गाँवों में से 3/4 यानी कि 75% गाँव ने ODF प्लस यानी कि ओपन डिफेकेशन फ्री प्लस का दर्जा हासिल कर लिया है। और यह 2024-25 तक स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण के लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ठीक है, दरअसल ODF प्लस गाँव जो है वो गाँव होता है जिसने न केवल खुले में शौच से मुक्त का दर्जा बरकरार रखा है, बल्कि उसने ठोस या तरल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों को भी सफलतापूर्वक लागू किया है। अगला पॉइंट है, I2U2 समूह के सदस्य करेंगे संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की स्थापना। ठीक है, I2U2 मीन्स कौन कौन से देश आते हैं, तो ये याद रखिएगा। सबसे पहले तो उसमें भारत आता है, ठीक है, इजराइल है, इजराइल के बाद संयुक्त अरब अमीरात इसमें, और अमेरिका इसमें आता है। ठीक है, I2U2 में संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा किया गया है। इसका उद्देश्य है नीति निर्माताओं, संस्थानों और उद्यमियों के लिए अद्वितीय अंतरिक्ष आधारित उपकरण बनाना है, जो पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन चुनौतियों से जुड़े उनके कार्य में मदद कर सकें और मानवता की भलाई के लिए अंतरिक्ष डेटा के अनुप्रयोगों में सहयोग कर सकें। ठीक है, अब I2U2 है, इसकी स्थापना अक्टूबर 2021 में किया गया था। I2 का अर्थ है इंडिया और इजराइल, वहीं U2 का अर्थ है यूनाइटेड अरब अमीरात और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, महिला आरक्षण बिल विधेयक 2023 जो पेश किया गया उसके बारे में है। और इसमें अगर हम देखें तो इसमें हाल ही में लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने महिला आरक्षण बिल विधेयक 2023 अथवा नारी शक्ति वंदन विधेयक पारित किया। ठीक है, याद रखिएगा, नारी शक्ति वंदन पूछा सकता है कि ये क्या है, तो ये महिला आरक्षण बिल है। और यह महिला आरक्षण संबंधी विधेयक 128वां संविधान संशोधन विधेयक है, जो लोकसभा, राज्यसभा विधानसभाओं, राज्य विधानसभाओं, दिल्ली विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने का इसमें जो है प्रावधान है। ठीक है, प्रावधान करता है। यह विधेयक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जात तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों पर भी लागू होगा। 28 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिलने के बाद यह ऐतिहासिक महिला आरक्षण विधेयक 106वां संविधान संशोधन अधिनियम बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, पहली ग्लोबल स्टॉक टेक रिपोर्ट आई है, जो कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यानी UNFCCC द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया गया। तो ये याद रखिएगा, ग्लोबल स्टॉक टेक का प्राथमिक उद्देश्य है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए अलग अलग देशों के प्रयासों का आकलन करना। और यह रिपोर्ट कुल 17 प्रमुख निष्कर्ष प्रस्तुत करती है। ग्लोबल स्टॉक टेक में वर्ष 2015 में पेरिस समझौते के तहत स्थापित एक जो है आवधिक समीक्षा तंत्र है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें अगर हम बात करेंगे तो एयर इंडिया का प्रोजेक्ट अभिनंदन, क्योंकि भारत की प्रमुख एयरलाइन एयर इंडिया है की एक नई पहल है जिसका नाम है प्रोजेक्ट अभिनंदन। और एयर इंडिया का यह प्रोजेक्ट यात्रियों की संतुष्टि को बढ़ाने और यात्रा अनुभव को सुव्यवस्थित करने के लिए प्रतिबद्ध है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ऑपरेशन पोलो की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। 13 सितंबर 2023 को हैदराबाद रियासत के विरुद्ध चलाए गए ऑपरेशन पोलो की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। सरदार पटेल की निगरानी में चलाया गया यह महत्वपूर्ण अभियान 17 सितंबर 1948 को समाप्त हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है तूफान डेनियल के प्रभाव। तो इसमें है लीबिया नामक एक देश में आया। पहले तो डेनियल जो तूफान आया किस देश में आया, तो लीबिया देश में आया। याद रखिएगा, तूफान के कारण बांध टूट जाने से लीबिया के पूर्वी शहर डरना का 1/4 भाग नष्ट हो गया। ठीक है, इस तूफान का नाम हेलेनिक राष्ट्रीय मौसम विज्ञान सेवा, जिसको ग्रीस भी कहते हैं, इसके द्वारा रखा गया है। ठीक है, अमेरिका के किलाउआ ज्वालामुखी में हुआ विस्फोट। तो ये अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण USGS को कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे ने बताया कि हवाई के बिग आइलैंड पर दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक किलाउआ ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। ठीक है, तो किलाउआ ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है, यही याद रखिएगा, अमेरिका में, यही पूछा जा सकता है। ठीक है, ज्वालामुखी जनवरी जून के बाद इस साल में तीसरी बार फटा है। नेक्स्ट पॉइंट है पिरोला का नया कोविड वेरिएंट। इस वेरिएंट को BA.2.86 भी कहा जाता है। इससे संक्रमित होने पर व्यक्ति को पेट अथवा त्वचा से जुड़ी समस्याएं, जुकाम, बुखार जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।
अगला पॉइंट है, भारत में बना विश्व का पहला पोर्टेबल आपदा अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब। ठीक है, तो भारत ने दुनिया का पहला पोर्टेबल आपदा अस्पताल बनाया जिसका नाम आरोग्य मैत्री क्यूब है, जिसे 72 क्यूब्स में पैक करके एयरलिफ्ट किया जा सकता है। ये पूर्णतः स्वदेशी अस्पताल मात्र 8 मिनट में देश में कहीं भी स्थापित किया जा सकता है। सभी उपकरण रिचार्जेबल हैं। इसमें 200 लोगों को 48 घंटे तक तत्काल इलाज मुहैया कराने की क्षमता है। अगला पॉइंट है, ताइवान में समुद्री तूफान हाईकुई ने मचाई तबाही। तो हाईकुई याद रखना है कि किस देश में समुद्री तूफान आया, तो ताइवान में आया। ठीक है, ताइवान में आया, याद रखिएगा ताइवान। पूरे ताइवान और बटानेस द्वीप में इस तूफान के कारण भारी वर्षा, तेज हवाएं चली। अफ्रीकी देश गैबन में सेना का तख्ता पलट हो गया। ठीक है, गैबन की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे राष्ट्रपति अली बोंगो ओंडीमा को नज़रबंद करके जनरल अलगोई गैबन देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। गैबन देश की राजधानी लिब्रेविले, याद रखिएगा। ठीक है, और ये ओपेक तेल कार्टेल का सदस्य भी है। केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए बनाई समिति, और केंद्र सरकार के द्वारा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना तलाशने के लिए एक समिति का गठन किया है। ठीक है, तो किसकी अध्यक्षता में किया गया, तो पूर्व राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जो थे, उनकी अध्यक्षता में गठित किया गया है। और गौरतलब है कि वर्ष 1967 तक लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा के चुनाव जो है एक साथ हुआ करते थे, तो उसी को फिर से दोबारा लागू करने के लिए एक अध्यक्षता में समिति बनाया गया है रामनाथ कोविंद की। देखिए आगे क्या होता है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, गुजरात घोषणा पत्र जारी किया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने प्रथम WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023 का परिणाम जो है दस्तावेज जारी किया, और इस दस्तावेज को गुजरात घोषणा पत्र का नाम दिया गया। यह घोषणा पत्र सभी के लिए स्वास्थ्य और कल्याण का लक्ष्य पाने के लिए पारंपरिक चिकित्सा क्षमता के उपयोग की पुष्टि करता है। अगला है, OBC पर रोहिणी रिपोर्ट जारी किया गया। हाल ही में न्यायमूर्ति जी रोहिणी की अध्यक्षता वाले आयोग ने अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC जाति समूहों के उप वर्गीकरण के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। अब ये मंत्रालय याद रखिएगा जरूर। इस आयोग का गठन कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 2017 को संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत किया गया था। इस आयोग का गठन OBC आरक्षण का लाभ कुछ चुनिंदा वर्गों द्वारा उठाने और आरक्षण से जुड़ी विसंगतियों में सुधार के लिए किया गया था। गौरतलब है इस आयोग के कार्यकाल में 14 बार जो है विस्तार हुआ है, जिसकी सिफारिशों को अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया। क्या है OBC का उप वर्गीकरण, इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो इसका उद्देश्य OBC जातियों या समुदायों के बड़े समूहों के भीतर उप श्रेणियां बनाने से संबंधित है, ताकि OBC सूची में विद्यमान विभिन्न जातियों के बीच आरक्षण के लाभ का समान वितरण सुनिश्चित हो सके। OBC समुदायों को केंद्र सरकार की नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 27% आरक्षण मिलता है, लेकिन ऐसी धारणा है कि OBC की केंद्रीय सूची में शामिल 2600 से अधिक समुदायों में से केवल कुछ ही संपन्न समुदाय इस 27% का लाभ प्राप्त कर पाए हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, डिवाइन लाइट हाउस। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर के निकट दशाबतिया में स्थित प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में डिवाइन लाइट हाउस की आधारशिला रखी है। तो याद रखिएगा कहाँ पर रखा गया है, तो ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में रखा गया है। ठीक है, कौन सा यूनिवर्सिटी है, तो प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय यूनिवर्सिटी। तो वहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा डिवाइन लाइट हाउस का उद्घाटन आधारशिला रखा गया। ठीक है, राष्ट्रपति मुर्मू ने परिवर्तन के उत्प्रेरक के रूप में प्रौद्योगिकी की भूमिका को पहचानते हुए मानवता की भलाई के भौतिक और आध्यात्मिक विकास दोनों के महत्व पर जोर दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ओडिशा राज्य की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुआ था, इसलिए 1 अप्रैल को राज्य में उत्कल दिवस के रूप में भी मनाते हैं। अगला पॉइंट है, जाल दोस्त एयरपोर्ट। ये क्या है, तो ये राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला ने हाल ही में जाल दोस्त एयरपोर्ट का अनावरण किया है, और इस एयरपोर्ट को जो है जल निकायों के तैरते कचरे को हटाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके अलावा यह एयरपोर्ट जल निकायों से अतिरिक्त जलीय खरपतवार को भी हटाएगा। ठीक है, नल ने यानी कि राष्ट्रीय नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी के द्वारा इस एयरपोर्ट के 2 संस्करण विकसित किए गए हैं। एक है जल दोस्त मार्क फर्स्ट, दूसरा इसका उन्नत संस्करण है जल दोस्त मार्क 2। ठीक है, इसके अलावा नल की बात करें तो नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज को वर्ष 1959 में काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR द्वारा स्थापित किया गया था। अगला पॉइंट है, भारत नेट प्रोजेक्ट का अगला चरण के बारे में बात करेंगे। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत नेट परियोजना के अगले चरण के लिए 1.39 करोड़ रुपए आवंटन की मंजूरी दिया है, और यह भारत नेट परियोजना का तीसरा चरण होगा। इससे पहले वर्ष 2017 में कैबिनेट ने मंजूरी योजना के पहले 2 चरणों के लिए 42,068 करोड़ रुपए की मंजूरी दी थी।
और इस परियोजना के अगले चरण में सरकार अगले 2.5 वर्षों में 6,40,000 गाँव को इंटरनेट से जोड़ने की जो है प्रक्रिया में तेजी लाएगी। गौरतलब है कि नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क को अक्टूबर 2011 में लॉन्च किया गया था, जिसका वर्ष 2015 में नाम बदलकर भारत नेट परियोजना कर दिया गया। यह परियोजना दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय के अंतर्गत आती है तथा भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क यानी BBNL, जिसका गत वर्ष BSNL में विलय कर दिया गया, इसकी कार्यान्वयन एजेंसी बनाई गई है। नेक्स्ट पॉइंट है दिल्ली सर्विस बिल। ये क्या है? तो दिल्ली सर्विस बिल को औपचारिक रूप से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023 कहा जाता है। इस विधेयक के कानून बन जाने के बाद केंद्र सरकार को दिल्ली में अधिकारियों के तबादले, नियुक्ति और निगरानी समेत कई शक्तियां प्राप्त हो जाएंगी। साथ ही राष्ट्रीय राजधानी के अधिकारियों से पूछताछ और निलंबन जैसी कार्यवाही केंद्र सरकार के नियंत्रण में होगी। इसके अलावा कानून में उपराज्यपाल को विभिन्न मामलों में अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करने की शक्ति भी प्रदान की गई है। और इस कानून में राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण के गठन की जो है गठन का भी प्रावधान है। गौरतलब है कि 1991 में संविधान में 69वां संविधान संशोधन करके दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था। अगला पॉइंट है ऑपरेटिंग सिस्टम माया। ठीक है, तो ये रक्षा मंत्रालय ने इंटरनेट से जुड़ी सभी कंप्यूटरों में एक नए ऑपरेटिंग सिस्टम माया का प्रयोग करने का फैसला किया है। और दरअसल देश भर में रक्षा क्षेत्र से जुड़े महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर बढ़ते साइबर और मेलवेयर हमलों के मद्देनजर ये फैसला किया गया है। यह नया ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को रिप्लेस करेगा और ये ओपन सोर्स उबंटू प्लेटफॉर्म पर जो है आधारित है। माया ऑपरेटिंग सिस्टम को रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी DRDO, उन्नत कंप्यूटिंग विकास केंद्र यानी CDEC और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी NIC सहित विभिन्न सरकारी एजेंसियों की सहायता से विकसित किया जा रहा है। ठीक है, तो ये समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं अलायंस टू प्रोटेक्ट अमेजन रेन फॉरेस्ट। ये क्या है? तो हाल ही में 8 दक्षिण अमेरिकी देशों ने अमेजन वर्षा वनों की रक्षा के लिए एक जो है गठबंधन बनाने की जो है सहमति जताई है। और इस गठबंधन के निर्माण की घोषणा अमेजन सहयोग संधि संगठन के ब्राजील में हुए 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन के दौरान किया गया। इसमें कौन कौन से 8 देश होंगे? तो बोलिविया, ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर, गुयाना, पेरू, सूरीनाम और वेनेजुएला जो है, और इसके अलावा बेलम ब्राजील में जो है, इन सभी ने संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए ताकि अमेजन वर्षा वन क्षेत्र में सतत विकास को बढ़ावा मिल सके। ठीक है, साथ ही इस क्षेत्र में वनों की कटाई को रोकने और इसे बढ़ावा देने वाले संगठित अपराध को निपटने आदि के लिए एक रोड मैप भी तैयार किया गया। गौरतलब है कि अमेजन वर्षा वन अमेजन नदी और इसकी सहायक नदियों के जल निकास बेसिन में मौजूद है और इन्हें पृथ्वी के पेपड़ों के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्राचीन डायनासोर की नई प्रजाति की खोज की गई है। और ये कहाँ पर खोज किया गया है? तो खोजी गई डायनासोर प्रजाति को थारोसोरस इंडिकस नाम जो है दिया गया है। और इस प्रजाति के जीवाश्म जो है भारत के थार रेगिस्तान के जैसलमेर में खोजे गए हैं। ठीक है, इसमें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रुड़की और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI के वैज्ञानिकों की एक टीम ने इसकी खोज की है। और ये लंबी गर्दन वाले डाइक्राइसोसारिड डायनासोर हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, तो ऑल इंडिया लिमिटेड को मिला महारत्न का दर्जा। ठीक है, तो वित्त मंत्रालय के द्वारा अभी हाल ही में तेल क्षेत्र की प्रमुख कंपनी है ऑयल इंडिया लिमिटेड, तो इसको महारत्न का दर्जा प्रदान किया गया है। ऑयल इंडिया लिमिटेड पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रशासन नियंत्रण के तहत देश की दूसरी सबसे बड़ी राष्ट्रीय तेल और गैस कंपनी है। गौरतलब है कि महारत्न का दर्जा पाने के लिए कंपनी का औसत कारोबार 25,000 करोड़ रुपए से अधिक और औसत वार्षिक शुद्ध संपत्ति 15,000 करोड़ से अधिक और पिछले 3 वर्षों के दौरान औसत वार्षिक शुद्ध लाभ 5,000 करोड़ रुपए से अधिक होना चाहिए। ऑयल इंडिया लिमिटेड भारत की 13वीं महारत्न कंपनी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की उत्तम कंपनी बन गई है। नेक्स्ट पॉइंट है MP पावर नीति के तहत तंबाकू नियंत्रण पर रिपोर्ट जारी किया गया है। और किसने? तो WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तंबाकू नियंत्रण उपायों पर एम पावर नीति के तहत जो है एक व्यापक रिपोर्ट जारी किया है। एम पावर उपायों की शुरुआत के बाद से विश्व स्तर पर हुई प्रगति का मूल्यांकन करती है, जिसके प्रमुख निष्कर्ष निम्न है। इसमें पहला आता है कि दुनिया भर में धूम्रपान का प्रचलन 2007 में 22.8% से घटकर 2021 में 17% हो गया है। एम पावर उपायों को लागू करने वाले देशों की संख्या 2008 में 44 थी, जो बढ़कर 2022 में अब 151 हो गया है। रिपोर्ट के अनुसार कम से कम 44 देश अभी भी कोई एम पावर उपाय लागू नहीं करते। एम पावर उपाय क्या है? तो 2008 में एम पावर तंबाकू नियंत्रण उपायों की शुरुआत WHO द्वारा किया गया था, जिसकी मुख्य उद्देश्य प्रभावी तंबाकू नियंत्रण को सुनिश्चित करना है। और इसमें 6 एम्पावर रणनीतियाँ शामिल हैं। कौन कौन शामिल देखते हैं इसको। ठीक है, पहला उसमें एम आता है, एम फॉर तंबाकू के उपयोग और रोकथाम नीतियों की निगरानी करें। ठीक है, P फॉर लोगों को तंबाकू से धुएं से बचाएं। O
धूम्रपान छोड़ने के लिए सहायता करें। डब्ल्यू, तंबाकू के खतरे के बारे में चेतावनी दें। ठीक है। ई, तंबाकू के विज्ञापन, प्रचार और प्रयोजन पर प्रतिबंध लागू करें। तंबाकू पर कर बढ़ाएं। तो इस तरीके से ये 6 टाइप के इसमें उदाहरण व्यक्त किया गया है। ठीक है, नियम। अगला पॉइंट देखते हैं। आदिचनल्लूर आदिचनल्लूर, ठीक है, आदिचनल्लूर जो कि तमिलनाडु में है। तो यहाँ पे बनेगा देश का पहला ऑन साइट प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय। ठीक है, तो यही याद रखिएगा आप, तमिलनाडु में बनने वाला है, देश का पहला होगा ऑन साइट प्रतिष्ठित संग्रहालय, जो कि 5 अगस्त 2023 को तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले के प्राचीन और ऐतिहासिक स्थल आदिचनल्लूर के प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय की आधारशिला रखा गया है और केंद्रीय बजट 2020-21 में प्रतिष्ठित स्थलों के रूप में विकसित किए जाने के लिए घोषित 5 प्रतिष्ठित स्थलों में से एक है। ठीक है, और इस स्थल की खुदाई भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के निदेशक डॉक्टर टी अणुराज के नेतृत्व में किया गया। ठीक है, यूक्रेन शांति वार्ता की बात करते हैं तो यह भी हाल ही में अरब के जद्दाह में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और अन्य अधिकारियों के शिखर सम्मेलन में यूक्रेन शांति वार्ता जो है आयोजित हुआ। और इस वार्ता में जो है राष्ट्रपति जेलेंस्की, जो कि कहाँ के हैं, यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, इनके 10 सूत्रीय शांति योजना पर विचार विमर्श हुआ। भारत की ओर से जो है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोभाल ने इस वार्ता में भाग लिया, लेकिन रूस को इस बैठक में आमंत्रित भी नहीं किया गया। गौरतलब है कि 24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया था और इस आक्रमण में दोनों पक्षों को अत्यधिक जनधन की हानि हुई है। अगला पॉइंट देखते हैं। तो गृह मंत्रालय ने शुरू किया आयुष वीजा। ठीक है, आयुष वीजा क्या है तो इसके बारे में जानेंगे। तो गृह मंत्रालय ने हाल ही में एक नई वीजा श्रेणी आयुष वीजा शुरुआत किया है। आयुष वीजा को आयुष प्रणालियों या भारतीय चिकित्सा प्रणालियों के तहत चिकित्सीय देखभाल, कल्याण और योग जैसी विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों का लाभ विदेशी नागरिकों को देने के लिए डिजाइन किया गया है। इससे भारत में मेडिकल वैल्यू ट्रेवल को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, साथ ही आयुष वीजा विदेशी नागरिकों को आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी सहित चिकित्सा की पारंपरिक भारतीय प्रणालियों तक पहुंच भी प्रदान करेगा। अगला पॉइंट है आरास डोर्रा गैस क्षेत्र विवाद। ठीक है, आरास डोर्रा गैस क्षेत्र विवाद ये क्या है तो ये सऊदी अरब और कुवैत ने विवादित आरास डोर्रा गैस क्षेत्र पर ईरान के दावे को खारिज कर इस क्षेत्र पर अपना एकमात्र स्वामित्व होने का दावा किया है। दरअसल आरास डोर्रा गैस क्षेत्र जो है यह अरब की खाड़ी के समीप स्थित एक संसाधन संपन्न अपतटीय प्राकृतिक गैस क्षेत्र है और इस क्षेत्र पर सऊदी अरब, कुवैत और ईरान तीनों अपने अधिकार का दावा करते हैं, जो कि तीनों देशों के बीच लंबे समय से जो है विवाद का केंद्र बिंदु बना हुआ है। वर्तमान में विवाद और गंभीर तब हो गया जब ईरान ने सऊदी अरब और कुवैत की आपत्तियों के बावजूद इस क्षेत्र में अन्वेषण जारी रखने की धमकी दी है। अगला पॉइंट है चीन का सिल्क रोडस्टर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया और हाल ही में चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI, जिसे वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के रूप में भी जाना जाता है, उसकी 10वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सिल्क रोडस्टर प्लेटफॉर्म पेश किया है और इस प्लेटफॉर्म या मंच के तहत 5 परियोजनाएं शुरू की गई हैं। अब इस प्लेटफॉर्म का मकसद क्या है तो चीन में स्थानीय सरकारों, विश्वविद्यालय, उद्यम और स्थानों से संसाधनों का समन्वय करके सहयोग को बढ़ावा देना और साझेदार देशों के साथ लोगों के आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाना है। BRI का एक महत्वाकांक्षी वैश्विक बुनियादी ढांचा विकास और निवेश रणनीति है, जिसे चीन द्वारा 2013 में शुरुआत किया गया था। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है तो सड़क, रेलवे, बंदरगाह और अन्य सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के नेटवर्क के माध्यम से एशिया को यूरोप व अफ्रीका से जोड़ना है। नेक्स्ट पॉइंट है श्रीलंका विशिष्ट डिजिटल पहचान परियोजना SLUDI। ये क्या है तो भारत ने, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, भारत ने श्रीलंका को उसकी विशिष्ट डिजिटल पहचान परियोजना के लिए 45 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की है। दरअसल श्रीलंका विशिष्ट डिजिटल पहचान परियोजना की शुरुआत मार्च 2022 में श्रीलंका और भारत के बीच एक समझौता ज्ञापन के द्वारा किया गया था। ठीक है, अब SLUDI जो है इसका लक्ष्य श्रीलंका में डिजिटल पहचान प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना है। इसके अंतर्गत बायोग्राफिक, बायोमेट्रिक डेटा एकत्र करना शामिल, जिसमें चेहरे, आइरिस और फिंगरप्रिंट की जानकारी होती है। अगला है इराक ट्रैकोमा मुक्त देश घोषित किया गया इराक को। ठीक है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा अभी हाल ही में इराक को ट्रैकोमा मुक्त देश घोषित किया गया। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इराक ने WHO ने इराक को सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता के रूप में जो है ट्रैकोमा को सफलतापूर्वक खत्म करने वाले 18वें देश के रूप में मान्यता प्रदान की है। वर्ष 2012 में इराक ने इस बीमारी को खत्म करने के लिए राष्ट्रीय ट्रैकोमा कार्यक्रम शुरुआत किया था और ये ट्रैकोमा जो होता है एक उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग है, जो जीवाणु जनित रोग है, जो
क्लेमाइडिया ट्रकोमैटिस नामक जीवाणु के संक्रमण के कारण फैलता है। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व स्तनपान सप्ताह दिवस मनाया गया 2023 का। और वर्ल्ड अलायंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एक्शन यानी WABA, विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष यानी कि यूनिसेफ ने संयुक्त रूप से 1 से 7 अगस्त को विश्व स्तनपान सप्ताह दिवस के रूप में मनाया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इस वर्ष की थीम याद रखिएगा, लेट्स मेक ब्रेस्ट फीडिंग एंड वर्क। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये दोनों चीज। ये जान लीजिए कि वर्ल्ड अलायंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एक्शन की स्थापना 1991 में हुआ एक वैश्विक नेटवर्क के रूप में, और वर्ष 1992 में पहली बार विश्व स्तनपान सप्ताह जो है मनाया गया था। अगला पॉइंट देखते हैं तो मोटुफोआ। ठीक है, मोटुफोआ कंक्रीट वाटर सिस्टम स्वच्छ जल परियोजना, ये क्या है? तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत ने तुवालू की मोटुफोआ कंक्रीट वाटर सिस्टम स्वच्छ जल परियोजना के लिए 7 लाख अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान करने की घोषणा की है, और यह भारत का स्थायी मिशन है। ठीक है, भारत द्वारा यह आर्थिक सहायता तुवालू के एकमात्र पब्लिक स्कूल मोटुफोआ सेकेंडरी स्कूल में स्वच्छ पानी के भंडारण और आपूर्ति के लिए भारत और संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी जो है कोष दिया जाएगा। वर्ष 2017 में स्थापित भारत संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी कोष विकासशील देशों में उन परियोजनाओं को सहायता प्रदान करता है जिनका उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में योगदान देना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है फार्मास्यूटिकल कंपनियों को GMP मानक लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। तो हाल ही में भारत सरकार ने सभी फार्मास्यूटिकल कंपनियों को अपनी प्रक्रियाओं के वैश्विक मानकों के अनुरूप लाते हुए गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस GMP मानक लागू करने का निर्देश दिया गया है। ठीक है, हालिया दिशा निर्देशों के तहत जो है 250 करोड़ रुपए से अधिक कारोबार करने वाली कंपनियों को 6 महीने के भीतर 250 करोड़ रुपए से कम कारोबार करने वाली कंपनियों को 1 वर्ष के भीतर GMP मानकों को लागू करना है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इतना ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं उष्णकटिबंधीय तूफान खानून कब आया, कहाँ पर आया? तो ये एक भीषण उष्णकटिबंधीय तूफान खानून है जिसने पूर्वी चीन सागर में जापान और दक्षिण कोरिया के तटों पर भीषण तबाही मचाई है। खानून तूफान का नाम जो है किसके द्वारा दिया गया है? तो थाईलैंड के द्वारा दिया गया है, याद रखिएगा, जिसका अर्थ क्या होता है? कटाल होता है। ठीक है, केरल राज्यों का नाम बदलने वाला प्रस्ताव पारित हो गया। केरल राज्य का नाम बदलने के लिए केरल विधानसभा के द्वारा प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार से संविधान और सभी कार्यालय रिकॉर्ड में केरल का नाम बदलकर केरलम करने का आग्रह किया। तो ये याद रखिएगा, केरलम। ठीक है, और यह कदम अनुच्छेद 3 के तहत तत्काल कदम उठाने का भी अनुरोध किया गया है। ठीक है, अब अनुच्छेद 3 क्या है? तो इसमें नए राज्यों के गठन, मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं, नामों में परिवर्तन से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, और केरल का जो है जो केरलम है, ये केरलम मलयालम भाषा में लिखा जाता है। ठीक है, अगला है इंटरपोल ग्लोबल अकादमी अवार्ड। इंटरपोल ग्लोबल अकादमी नेटवर्क में शामिल हुई CBI अकादमी। ठीक है, हाल ही में CBI यानी केंद्रीय जांच ब्यूरो अकादमी एक वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से इंटरपोल ग्लोबल अकादमी नेटवर्क में शामिल हुई। CBI अकादमी इंटरपोल ग्लोबल अकादमी नेटवर्क में शामिल होने वाली 10वीं संस्था है। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित CBI अकादमी अपराध जांच, अभियोजन और सतर्कता कार्यप्रणाली के क्षेत्र में एक प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान है। ठीक है, गौरतलब है कि इंटरपोल एक अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संस्था है। इसकी स्थापना 1923 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर फ्रांस के लियोन शहर में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, तो जम्मू कश्मीर में स्थित डाकघर बना देश का पहला डाकघर। ठीक है, तो हाल ही में जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में स्थित एक डाकघर को देश के पहले डाकघर का खिताब मिला है। तो ये याद रखिएगा। और केरन जो कि जम्मू कश्मीर में है, इसका यह डाकघर वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलओसी के समीप किशन गंगा नदी के तट पर स्थित है। इससे पहले तक इस डाकघर को देश के आखिरी डाकघर के रूप में जाना जाता था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उत्तराखंड में भारत चीन सीमा पर स्थित चमोली के गांव माड़ा, जिसे पूर्व में भारत के आखिरी गांव के नाम से जाना जाता था, को अब भारत के पहले गांव के नाम से संबोधित किया जाता है। अगला पॉइंट है उज्जैन, जो कि मध्य प्रदेश में, यहाँ पे बनेगा देश का पहला यूनिटी मॉल। ठीक है, तो देश का पहला यूनिटी मॉल मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन शहर में जो है बनाने की घोषणा किया गया है, और ये जो है वित्त मंत्रालय द्वारा 284 करोड़ रुपए इसमें जो है स्वीकृत किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हाथी जनगणना में कर्नाटक को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा इसमें हाथी हैं, तो ये याद रखिएगा कि कर्नाटक में सबसे ज़्यादा हाथी की आबादी दर्ज किया गया। ठीक है, 2017 में हुई पिछली जनगणना के अनुसार कर्नाटक में हाथी की संख्या 6049 थी, जो कि 2023 में बढ़कर 6395 हो गया है। और ये कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों में जो है ये कर्नाटक वन विभाग के द्वारा जनगणना कराई गई थी। ठीक है, और 12 अगस्त को प्रत्येक हर वर्ष विश्व हाथी दिवस मनाते हैं। अगला पॉइंट,
इंडोनेशिया का गोल्डन वीजा कार्यक्रम, तो इंडोनेशिया वर्ष 2023 के अंत तक अपना स्वयं का गोल्डन वीजा कार्यक्रम शुरू करने की तैयारी कर रहा है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य होगा विदेशी निवेश, अंतर्राष्ट्रीय उद्यमशीलता और व्यावसायिक प्रतिभा को आकर्षित करने के लिए अपनी आप्रवासन नीति को संशोधित करना। इंडोनेशिया का यह कदम 5 और 10 साल के लिए दूसरे होम वीजा की शुरुआत के बाद उठाया गया है, जो महत्वपूर्ण वित्तीय हिस्सेदारी वाली व्यक्तियों को लक्षित करता है। ठीक है। पीएम ई बस सेवा, पीएम ई बस सेवा की बात करेंगे तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में पीएम ई बस सेवा को मंजूरी दी है। दरअसल सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर सिटी बस संचालन के विस्तार के लिए एक योजना है और यह योजना सेवा मोबिलिटी को बढ़ावा देगी, ताकि इसकी अनुमानित लागत कितना है 57,613 करोड़ रुपये होगा। ठीक है। इसके तहत सिटी बस संचालन में लगभग 10,000 नई इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। इसके लिए केंद्र सरकार एक निर्दिष्ट सीमा और सब्सिडी भी प्रदान करेगी। यह बस सेवा 2011 की जनगणना के अनुसार 3 लाख और उससे अधिक आबादी वाले शहरों को कवर करेगी, जिनमें केंद्र शासित प्रदेश तथा इनकी राजधानी उत्तर पूर्वी क्षेत्र और पर्वतीय राज्य भी शामिल हैं। ठीक है। अगला पॉइंट है डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के लिए, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को मिला 5 साल का विस्तार। तो ये 5 साल का विस्तार दिया, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और ये 2021-22 से अब 2025-26 तक 14,903 करोड़ रुपए का परिव्यय इसमें निर्धारित किया गया है। ठीक है। इस कार्यक्रम के प्रमुख लक्ष्य क्या होंगे? तो फ्यूचर स्किल प्राइम प्रोग्राम के तहत 6.25 लाख IT पेशेवरों को फिर से कौशल विकास करना और साथ ही साथ उमंग ऐप प्लेटफॉर्म के तहत 540 अतिरिक्त सेवाएं उपलब्ध कराना। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन के तहत 9 अतिरिक्त सुपर कंप्यूटर जुड़ेंगे। AI सक्षम बहुभाषा अनुवाद उपकरणीकरण भाषणी संविधान के अनुसार अनुसूची 8 में शामिल सभी भाषाओं में शुरू किया जाएगा। राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क का आधुनिकीकरण किया जाएगा। डिजी लॉकर की सुविधा MSME और अन्य संगठनों के लिए भी उपलब्ध होगी। टियर 2 टियर 3 शहरों के 1200 स्टार्टअप को समर्थन दिया जाएगा। अगला पॉइंट है तमिलनाडु में खुलेगा भारत का पहला सामान्य ड्रोन परीक्षण केंद्र। ठीक है। तो ये याद रखिएगा, तमिलनाडु राज्य याद रखिएगा। तमिलनाडु सरकार ने ड्रोन के लिए देश का पहला सामान्य परीक्षण केंद्र स्थापित करने की घोषणा किया है। तो इंपॉर्टेंट यही है। ठीक है। कौन सा जिला होगा? तो श्री पेरुम्बदूर में तमिलनाडु का राज्य उद्योग संवर्धन नियम औद्योगिक पार्क में स्थापित किया जाएगा। वर्तमान में ऐसी एकीकृत सुविधा केवल DRDO के पास चित्रदुर्ग कर्नाटक में उपलब्ध है। ड्रोन को मानव रहित विमान भी कहा जाता है, यानी कि UAV शॉर्ट फॉर्म में अनमैन्ड एरियल व्हीकल इसको कहा जाता है। ठीक है। अगला पॉइंट है बेंगलुरु यानी कर्नाटक में ही खुलेगा भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर। तो दोनों याद रखिएगा। ये केंद्रीय रेल संचार और इलेक्ट्रॉनिक तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर का उद्घाटन बेंगलुरु कर्नाटक में किया गया है। तो इतना पॉइंट इसमें याद रखिएगा। ठीक है। और इसकी अगर हम बात करें तो IT मद्रास के मदद से, और अगर हम बात करें तो लार्सन एंड टूब्रो कंस्ट्रक्शन के द्वारा IT मद्रास की मदद से ये जो है कराया जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन। तो ये जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन को 15 लाख फूलों के साथ एशिया के सबसे बड़े गार्डन के रूप में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में जो है शामिल किया गया। ट्यूलिप गार्डन जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में डल झील और जबरवान पहाड़ियों के बीच स्थित है। डल झील कहाँ? जम्मू कश्मीर में है, ये याद रखिए, श्रीनगर में। ठीक है। हिलेरी तूफान, हिलेरी तूफान के बारे में देखिए, श्रेणी 4 का प्रमुख तूफान है जो पूर्वी प्रशांत महासागर में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर आया। ठीक है। इसका गठन आंशिक रूप से अल नीनो नामक प्राकृतिक जलवायु पैटर्न के कारण हुआ। गौरतलब है कि तूफानों को सफर सिम्पसन तूफान विंड स्केल पर वर्गीकृत किया जाता था। हवा की गति के आधार पर 1 से 5 पैमाने पर रखा जाता है। ठीक है। तो चलिए इसमें पॉइंट मेथड नेट देखते हैं। तमिलनाडु में बनेगा दक्षिण पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा विलवड़ीकरण संयंत्र। ठीक है। कहाँ पर बनेगा? तो चेंगलपट्टू जिले में, तमिलनाडु के चेंगलपट्टू जिले में पेरूर में एक अत्याधुनिक विलवड़ीकरण संयंत्र की आधारशिला रखी गई है। और यह संयंत्र जो है जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी की मदद से बनाया जा रहा है। इसकी क्षमता कितनी होगी? तो 400 मिलियन लीटर प्रतिदिन इसकी क्षमता होगी। 5वां राष्ट्रीय गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन जारी किया गया है। ठीक है। 5वां जारी किया गया, तो इसके बारे में देख लेते हैं। यह आकलन जो है केंद्र और राज्यों शासित प्रदेशों में गवर्नेंस की सर्वोत्तम प्रथाओं और सेवाओं की वितरण स्थिति का विवरण प्रदान करता है। ठीक है। तो क्या प्रदान किया? तो मध्य प्रदेश शिक्षा क्षेत्र में अधिकतम सेवाएं प्रदान करता है। इसके बाद क्रमशः कर्नाटक और केरल का स्थान आता है। मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी शिक्षा का अधिकार पोर्टल के माध्यम से 100% सीटों के आवंटन के लिए ऑनलाइन और केंद्रीकृत का उपयोग किया है। ई सेवाओं की अधिकतम संख्या स्थानीय शासन और उपयोगिता सेवा क्षेत्र में है। कर्नाटक सरकार ने अपने कर्नाटक के स्कूल परीक्षा और मूल्यांकन बोर्ड पोर्टल के माध्यम से राज्य में पूरी परीक्षा प्रक्रिया को जो डिजिटल कर दिया है। अगला पॉइंट है ब्रिक्स में 6 नए देश शामिल किए गए हैं। इनके नाम याद रखिएगा। अभी जो हाल फिलहाल में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में इसका 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ, वहाँ पर 6 नए देशों को शामिल करा गया। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट,
इसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। 6 नए देश की बात करेंगे तो अर्जेंटीना, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात इसमें आते हैं। इनकी सदस्यता जनवरी 2024 से प्रभावी होगी और पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2009 में जो है रूस के यकातेरिनबर्ग में हुआ था। केरल में शुरू हुआ भारत का पहला एआई स्कूल, ठीक है। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये भारत का पहला केरल में शुरुआत किया गया इस प्रकार का स्कूल तिरुवनंतपुरम में, ठीक है। एआई स्कूल को आई लर्निंग इंजन ILE अमेरिका और वैदिक स्कूल के सहयोग से शुरू किया गया है। वर्तमान में इस एआई स्कूल को 8 से 12वीं कक्षा के बच्चों के लिए डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है रूसी मिनीन विश्वविद्यालय भारत में करेगा अपना अध्ययन केंद्र स्थापित, ठीक है। तो रूसी मिनीन विश्वविद्यालय भारत में उत्तर प्रदेश राज्य के मेरठ में स्थित चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में एक अध्ययन केंद्र स्थापित करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यह केंद्र 6 महीने की अवधि में 250 छात्रों को मुफ्त रूसी भाषा और संस्कृत सिखाएगा। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना 1965 में किया गया था। अगला पॉइंट देखते हैं, लघु सिंचाई योजनाओं पर छठी जनगणना रिपोर्ट जारी किया गया। कहाँ मतलब किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया? तो जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग ने हाल ही में लघु सिंचाई योजना पर छठी जनगणना रिपोर्ट जारी किया गया, ठीक है। इसके अनुसार देश भर में 23.14 मिलियन लघु सिंचाई योजनाएं हैं, जिनमें 21.93 मिलियन भूजल और 1.21 मिलियन सतही जल योजनाएं हैं। देश का सबसे अधिक लघु सिंचाई योजनाएं जो कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र, तीसरे पर जो आता है मध्य प्रदेश, चौथे पर आता है तमिलनाडु, ठीक है। अगला है कर्नाटक सांस्कृतिक महोत्सव। तो ये अगस्त 2023 में श्रीलंका ने पहले कर्नाटक सांस्कृतिक महोत्सव की मेजबानी किया। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रोजेक्ट अम्बेर। प्रोजेक्ट अम्बेर की बात करेंगे तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, ये मंत्रालय याद रखिएगा, युवाओं को क्लाउड कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट अम्बेर यानी कि एसिलेटेड मिशन फॉर बेटर एम्प्लॉयमेंट एंड रिटेंशन शुरुआत किया, ठीक है। अम्बेर का यह फुल फॉर्म बनता है। यह परियोजना कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, अमेजन वेब सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और जनरेशन इंडिया फाउंडेशन के तत्वाधान में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की एक संयुक्त पहल है। यह परियोजना का लक्ष्य जो है 2 वर्षों की अवधि में 30,000 युवाओं को प्रशिक्षित करना है, जिनमें 50% महिला प्रशिक्षु होंगी, ठीक है। नेक्स्ट है, नई दिल्ली में खुलेगा जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र। तो ये भारत और एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी ADB और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में एक जलवायु परिवर्तन स्वास्थ्य केंद्र इसकी स्थापना करेंगे। तो इंपॉर्टेंट है, ये ADB के सहयोग से खोला जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखते हैं, एशियाई विकास बैंक की बात करेंगे तो एशियाई विकास बैंक की स्थापना 1966 में हुआ था। इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। टोयोटो ने दुनिया की पहली 100% इथेनॉल संचालित कार लॉन्च किया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने अगस्त 2023 में टोयोटा की इनोवा कार 100% इथेनॉल ईंधन संस्करण लॉन्च किया और यह कार दुनिया की पहली BS6 यानी स्टेज सेकंड विद्युतीकरण फ्लेक्स फ्यूल वाहन है। इससे पहले 2022 में टोयोटो ने हाइड्रोजन से चलने वाली कार टोयोटो मिराई EV भी लॉन्च किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, मिस डिवाइन ब्यूटी पेजेंट 2023 अभी आयोजन हुआ। इस प्रतिष्ठित मिस डिवाइन ब्यूटी पेजेंट के ग्रैंड फिनाले का आयोजन 26 अगस्त 2023 को नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुआ। इसमें प्रियन सेन ने जो है डिवाइन मिस अर्थ इंडिया 2023 और प्रवीणा अंजना ने डिवाइन मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीता। नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सुर वसुधा, तो ये क्या है? तो सुर वसुधा एक G20 ऑर्केस्ट्रा समारोह है जिसे भारत की अध्यक्षता में वाराणसी में आयोजित किया गया। इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, ठीक है। और G20 देशों के 101 संगीतकारों, गायकों और आमंत्रित अतिथियों से बने G20 ऑर्केस्ट्रा ने विविध संस्कृतियों और पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्रों का सामंजस्यपूर्ण जो है मिश्रण प्रदर्शित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, भूटान और तिमोर लेस्ते रूबेला मुक्त घोषित किए गए, ठीक है। 2 देश तिमोर लेस्ते और भूटान, इन दोनों को रूबेला वायरस से मुक्त घोषित कर दिया गया। किसने कौन करता है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO। और ये जुलाई माह में 2 देशों को, जिसका नाम क्या है, भूटान और तिमोर लेस्ते को रूबेला मुक्त घोषित किया गया है। रूबेला क्या है? तो एक तीव्र संक्रामक बीमारी है जो कि रूबेला विषाणु के द्वारा उन बच्चों में फैलती है जिनका टीकाकरण नहीं होता। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 76वीं वार्षिक विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ था और 2023 की थीम क्या है? तो WHO @75 सेविंग लाइव्स ड्राइविंग हेल्थ फॉर ऑल, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, तो लखनऊ में बना राष्ट्रीय शहीद स्मारक और राष्ट्रीय रेलवे सुरक्षा संग्रहालय। तो ये 24 जुलाई 2023 को रेलवे सुरक्षा बल यानी RPF के तत्कालीन महानिदेशक श्री संजय चंदर ने लखनऊ उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय शहीद स्मारक और रेलवे सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय संग्रहालय का अनावरण किया। इस शहीद स्मारक पर 1957 से अब तक शहीद RPF जवानों के नाम अंकित हैं। वहीं रेलवे संग्रहालय रेलवे सुरक्षा बल के इतिहास, उत्पत्ति और
उपलब्धियों, कर्तव्यों, जिम्मेदारियों आदि को दर्शाता है। ठीक है, इस संग्रहालय का मार्गदर्शक आदर्शवाद क्या है? ज्ञानवर्धन संरक्षणाय जो कि ज्ञान को बढ़ावा देने और विरासत की रक्षा करने के लिए आरपीएफ के लिए प्रेरणा के रूप में कार्य करता है। अगला पॉइंट देखते हैं तो बेंगलुरु वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल हुआ है। कर्नाटक की राजधानी का नाम बेंगलुरु है और ये वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बना है। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और गौरतलब है बेंगलुरु इस फोरम में शामिल होने वाला 41वां शहर है। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम की स्थापना 2012 में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हरियाणा क्रेच नीति लाने वाला देश का पहला राज्य बना। ठीक, क्रेच नीति क्या है? तो 26 जुलाई 2013 को हरियाणा महिला एवं बाल विकास विभाग ने हरियाणा राज्य क्रेच नीति की अधिसूचना जारी की। इसी के साथ हरियाणा राज्य क्रेच नीति लाने वाला राज्य पहला राज्य बन गया है। इस नीति के तहत राज्य में 50 से अधिक कर्मचारियों वाले सभी संस्थानों को क्रेच यानी कि शिशु गृह खोलना अनिवार्य होगा। ये क्रेच जो है महीने में 26 दिन खुले रहेंगे और इनमें 6 माह से 6 साल तक के बच्चों को 8 से 10 घंटे तक रखा जा सकता है। अगला पॉइंट है चंबल नदी के तट पर बना दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट। ठीक है, तो राजस्थान के कोटा में चंबल नदी के तट पर दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट बनाया गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इस रिवर फ्रंट के दोनों किनारों पर 26 घाटों का निर्माण किया गया है जिन्हें अलग अलग थीम पर तैयार किया गया। ठीक है, इन घाटों में से एक विश्व धरोहर घाट पर दुनिया के विभिन्न देशों की 9 प्रसिद्ध इमारतें और वास्तुकला की बनी हुई हैं। अगला पॉइंट देखते हैं तो नई दिल्ली में भारत मंडपम का उद्घाटन किया गया। नई दिल्ली में प्रगति मैदान में पुनर्विकसित ITPO कॉम्प्लेक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र परिसर जो है भारत मंडपम का उद्घाटन किया गया। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स को जो है भारत के सबसे बड़े MICE बैठकें, प्रोत्साहन, सम्मेलन, प्रदर्शनियों, गंतव्य के रूप में विकसित किया गया है। इस परियोजना की लागत है 2700 करोड़ रुपये, 2700 करोड़ भारत मंडपम की लागत है। इसमें बहुउद्देशीय हाल ही में इसकी क्षमता 7000 लोगों की है। ठीक है, नवीन पटनायक बने देश के दूसरे सबसे बड़े लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री। ठीक है, ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, जो कि पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ज्योति बसु को पछाड़ कर देश के दूसरे सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं। गौरतलब है अभी तक सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने के मामले पर पहले स्थान पर सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग हैं। अगला पॉइंट है केरल में बनेगा भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन केंद्र। ठीक है, ये कहाँ पर बनेगा? ये पहला होगा मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन केंद्र जो कि केरल में बनेगा। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज में स्थापित किया जाएगा, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है इसके लिए। नेक्स्ट पॉइंट है इटली में खुला वीसी यशवंत खाड़गे सुंडियाल मेमोरियल। ठीक है, ये भारतीय सैनिकों को सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि देते हुए पेरुगिया इटली में वीसी यशवंत खाड़गे सुंडियाल मेमोरियल का उद्घाटन किया गया। कहाँ पर किया गया? तो इटली में किया गया है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये मेमोरियल जो ऊपरी तीबर घाटी जो कि इटली की लड़ाई में शहीद हुए नायक यशवंत खाड़गे के सम्मान में खोला गया। इस स्मारक का आदर्श वाक्य है तो ओमाइन सब ईओ डेम सोल, जिसका हिंदी अनुवाद है हम सभी एक ही सूर्य के नीचे रहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल यानी RISF, ये राजस्थान सरकार के द्वारा RISF के तर्ज पर जो है CISF की तर्ज पर राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल का गठन करने का फैसला लिया है। और इसमें अगर देखा जाए 3 बटालियन होंगे जिनका मुख्यालय भिवाड़ी, चित्तौड़गढ़ और बालोतरा में होगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं तो रूस ने ट्रांसजेंडर विवाह और लिंग परिवर्तन पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये रूस के द्वारा लगाया गया है, इंपॉर्टेंट है। और रूस के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। इन्होंने रूस की संसद द्वारा पारित ऐसे कानून को अपनी मंजूरी दे दी जो ट्रांसजेंडर विवाह, लिंग परिवर्तन जैसी प्रथाओं को प्रतिबंध करता है। तो इतना ही याद रखिएगा, इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान सरकार का गिग वर्कर्स विधेयक। राजस्थान का सरकार द्वारा हाल ही में राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स विधेयक 2023 पेश किया गया। यह विधेयक देश का पहला गिग वर्कर विधेयक गिग प्लेटफॉर्म श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देने का प्रयास है। इसके तहत गिग श्रमिकों के लिए कल्याण बोर्ड का गठन और एक कल्याण कोष को स्थापित किया जाना है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जम्मू कश्मीर में शुरू हुई भारत की पहली कैनबिस मेडिसिन परियोजना। भारत की पहली कैनबिस मेडिसिन परियोजना जो जम्मू कश्मीर में शुरुआत किया गया है, तो इम्पॉर्टेंट है। इसलिए इस परियोजना को CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन अनुसंधान केंद्र ने कनाडाई फर्म इंडस स्कैन के साथ निजी सार्वजनिक भागीदारी में शुरुआत किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोच्चि यानी कि केरल में बनेगा भारत का पहला कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब। ये भी इंपॉर्टेंट है। केरल के कोच्चि में देश का पहला कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब स्थापित किया जाना है। ठीक है, यह इनोवेशन हब किफ़ायती और टिकाऊ भवन सुविधाओं को बढ़ावा देगा ताकि हितधारकों के बीच सहयोग और नवाचार ज्ञान साझाकरण को जो है बढ़ावा मिल सके।
अगला है नागदा बनेगा मध्य प्रदेश का 54वां की जिला। ठीक है, यहाँ इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 54वां जिला। 20 जुलाई को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नागदा को प्रदेश का नया जिला बनाने की घोषणा किया गया है, जो कि अब यह मध्य प्रदेश का 54वां जिला बन जाएगा। इससे पहले मध्य प्रदेश का 53वां जिला मऊगंज को बनाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, गुजरात में दुनिया के सबसे बड़े कार्यालय सूरत डायमंड बोर्स का जो है उद्घाटन किया गया। सूरत डायमंड बोर्स संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन को छोड़कर अब दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय बन गया है। सूरत डायमंड बोर्स भारत के गुजरात राज्य में स्थित है और इसमें 4500 हीरा व्यापार से जुड़े कार्यालय हैं और यह 15 मंजिला इमारत 35 एकड़ भूमि में फैली है। ये सूरत को विश्व की रत्न राजधानी के रूप में जाना जाता है, जहाँ दुनिया के 90% हीरे जो है तराशे जाते हैं। भारत की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट लॉन्च किया गया है। वन वेब कंपनी भारत में 2 सैटेलाइट नेटवर्क पोर्ट स्थापित कर रही है। इनमें से पहली साइट गुजरात के मेहसाणा जिले में और दूसरी साइट तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, वन वेब कंपनी की स्थापना ग्रेग बायलर द्वारा वर्ष 2012 में किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो लंदन में है। दिल्ली हवाई अड्डा 4 रनवे वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है। ठीक है, दिल्ली हवाई अड्डा दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 4 रनवे वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है। इस हवाई अड्डे में चौथे रनवे से जुड़ने से सालाना लगभग 109 मिलियन यात्रियों को लाभ पहुंचेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, एशिया प्रशांत मनी लॉन्ड्रिंग ग्रुप का पर्यवेक्षक बना यूएई। ठीक है, यूनाइटेड अरब अमीरात यानी कि संयुक्त अरब अमीरात जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी फाटअप के रीजनल बॉडी मनी लॉन्ड्रिंग पर एशिया प्रशांत समूह का पर्यवेक्षक देश बन गया है। यूएई अरब दुनिया का यह पहला देश है, अरब देश है, जिसे इस समूह में पर्यवेक्षक का दर्जा मिला है। ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग पर एशिया प्रशांत समूह को वर्ष 1997 में स्थापित किया गया था। अगला पॉइंट है, मध्य प्रदेश में खुलेगी देश की पहली ई स्पोर्ट्स और ब्रेक डांस अकादमी। ठीक है, तो ये कहाँ पर खोला जाएगा, तो ये पहला होगा जो कि मध्य प्रदेश में घोषणा किया जाएगा। तो इसमें इतना ही याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारत की पहली क्षेत्रीय एआई न्यूज एंकर लीसा को लॉन्च किया गया। ओडिशा टीवी ने जो है भारत की पहली क्षेत्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता या समाचार एंकर लीसा को लॉन्च किया। तो ये याद रखिएगा, ओडिशा टीवी के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, और ये जो है उड़िया और अंग्रेजी सहित कई भाषाओं में बोलने की अद्वितीय क्षमता है। इससे पहले मार्च 2023 की शुरुआत में इंडिया टुडे ग्रुप ने सना नामक स्वयं का एआई न्यूज एंकर पेश किया था। अगला पॉइंट है, पेरू में फैला गुइलिन बर्रे सिंड्रोम। तो पेरू देश है जो कि दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में पड़ता है और यहाँ पे गुइलिन बर्रे सिंड्रोम रोग के तेजी से फैलने की बात सामने आई। इसके चलते पूरे देश में 9 जुलाई 2023 को 90 दिनों के लिए हेल्थ इमरजेंसी भी लागू किया गया। गुइलिन बर्रे सिंड्रोम जो है एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑटो इम्यून बीमारी है। इस बीमारी से पीड़ित मरीज का इम्यून सिस्टम बीमार सेल्स के बजाय उसकी स्वस्थ सेल पर हमला करना शुरू कर देता है। ठीक है, चलिए, फोर्ब्स की 2023 की सबसे अमीर महिलाओं की सूची जारी किया गया और उसमें 4 महिलाओं ने जो है अपना स्थान बनाया जो कि भारतीय मूल की हैं। और 4 महिलाएं कौन कौन सी हैं, तो जयश्री उल्लाल, नीरजा सेठी, नेहा नरखेड़े और इंदिरा नूई हैं। तो 4 भारतीय मूल की हैं जो कि उन्होंने अपना 100 में से 4 में बनाया जगह। ठीक है, 100 में। और इस सूची में डायने हेंड्रिक्स को पहला स्थान मिला है और जूही लव एंड फैमिली को जो है दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। बास्तील दिवस परेड, बास्तील दिवस की परेड है। तो ये फ्रांस की बास्तील दिवस परेड में भारत की तीनों सेनाओं ने हिस्सा लिया। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा। फ्रांस में कितने जुलाई को मनाया जाता है, तो 14 जुलाई को बास्तील दिवस के रूप में मनाता है, जो कि वर्ष 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के दौरान बास्तील जेल विध्वंस का सालगिरह का प्रतीक है। 34वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड जो हुआ 3 जुलाई से 11 जुलाई 2023 तक संयुक्त अरब अमीरात में 34वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड का आयोजन किया गया। कहाँ पर हुआ है, तो संयुक्त अरब अमीरात, ये याद रखिएगा। ठीक है, इसमें 76 देशों के 293 छात्रों ने इसमें हिस्सा लिया है। और इसमें अगर हम बात करें तो जो है स्वर्ण पदक पाने वाले भारत की ओर से जैसे ध्रुव आडवाणी हैं बेंगलुरु कर्नाटक के, ईशान पेडनेकर कोटा राजस्थान के, मेघ छाबड़ा जालना महाराष्ट्र के और रोहित पांडा हैं रिसाली छत्तीसगढ़ के। उबीनास ज्वालामुखी ये कहाँ पर आया, तो पेरू के उबीनास ज्वालामुखी में चलते विस्फोट के चलते 5 जुलाई 2023 को ज्वालामुखी के आसपास के क्षेत्रों में 60 दिनों के लिए आपातकाल की घोषणा किया गया। तो उबीनास जो है ये पेरू का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी, याद रखिएगा, और मोकेगुआ पेरू में ही स्थित है। ये क्षेत्र प्रशांत महासागर के किनारे रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, उबीनास ज्वालामुखी कहाँ है, पेरू में। अगला, ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप ये क्या है, तो संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के निमंत्रण पर भारत ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप के चैंपियन समूह में शामिल हुआ। जीसीआरजी के चैंपियन समूह के द्वारा ही जीसीआरजी की देखरेख की जाती है। वर्तमान में इसमें बांग्लादेश, बारबाडोस,
डेनमार्क, जर्मनी, इंडोनेशिया और सेनेगल की सरकारों के प्रमुख शामिल हैं। ठीक है। ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप की स्थापना 2022 में खाद्य सुरक्षा और ऊर्जा और वित्त में तत्काल वैश्विक मुद्दों को संबोधित करने के लिए जो है किया गया था। तंजानिया की किथुथानी परियोजना क्या है? तो तंजानिया यात्रा पर रहे भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने तंजानिया की पेयजल परियोजना किथुथानी का दौरा किया। यह परियोजना तंजानिया के जंजीबार में जल आपूर्ति के प्रणाली के जो है पुनर्वास और सुधार हेतु भारत और जंजीबार के बीच हुए एक समझौते का परिणाम है। ठीक है। अगला पॉइंट है, इंदौर नगर निगम बना EPR क्रेडिट पाने वाला पहला नगर निगम। यानी कि इंदौर नगर निगम जो कि मध्य प्रदेश में है, प्रतिबंधित एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं के पुनर्चक्रण के लिए विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी यानी कि EPR क्रेडिट प्राप्त करने वाला पहला नगर निकाय बन गया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नोएडा में खुला भारत का पहला वैदिक थीम पार्क वेद वन पार्क जिसका नाम है। तो ये भारत का पहला वैदिक थीम आधारित पार्क वेद वन पार्क नोएडा, उत्तर प्रदेश के नोएडा के सेक्टर 78 में बनाया गया। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस वेद वन पार्क में बरगद, कल्पवृक्ष, नारियल जैसे 50,000 से अधिक इसमें पौधे हैं और इन सभी पेड़ों का उल्लेख वैदिक साहित्य में किया गया है। ठीक है, पार्क को 7 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक क्षेत्र का नाम प्रसिद्ध वैदिक ऋषियों कश्यप, अगस्त, विश्वामित्र, वशिष्ठ, अत्रि, गौतम और भरद्वाज के नाम पर रखा गया। अगला पॉइंट है, ईरान बना एससीओ का 9वां अस्थायी सदस्य। ठीक है, तो 4 जुलाई 2023 को भारत की अध्यक्षता में आयोजित हुई एससीओ यानी कि संघाई सहयोग संगठन के वर्चुअल शिखर सम्मेलन में ईरान को 9वें सदस्य के रूप में मान्यता मिली। और ईरान के शामिल होने से पहले एससीओ में 8 सदस्य थे, चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो अभी ये 8 के बाद 9वां सदस्य जो हो गया है वो ईरान हो गया है। ठीक है, और गौरतलब है कि भारत और पाकिस्तान वर्ष 2017 में एससीओ के अस्थायी सदस्य बने थे। अगला पॉइंट है, न्यूजीलैंड ने पतली प्लास्टिक की थैलियों पर लगाया प्रतिबंध। तो न्यूजीलैंड पतली प्लास्टिक थैलियों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, यह प्रतिबंध कब लगाएगा? तो 1 जुलाई 2023 को लागू हुआ, जो कि सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ सरकार के व्यापक अभियान का महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है। अगला, अक्षर रिवर क्रूज। अक्षर रिवर क्रूज की बात करें तो 2 जुलाई को साबरमती रिवर फ्रंट अहमदाबाद अक्षर रिवर क्रूज का शुभारंभ किया गया। किसने किया? तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया। ठीक है, इस रिवर क्रूज का निर्माण अहमदाबाद नगर निगम और साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने मेक इन इंडिया के तहत किया है। और 30 मीटर लंबे लग्जरी क्रूज में 165 यात्री एक बार में सुरक्षित यात्रा कर सकते हैं। और इसे क्रूज लाइव संगीत, स्वादिष्ट भोजन जैसे आकर्षण के पर्यटनों को बढ़ावा देने में भी मदद करेगा। कनाडा की डिजिटल नोमैड स्ट्रेटजी। तो कनाडा ने विशेष रूप से तकनीकी उद्योग में कुशल श्रमिकों की कमी को दूर करने के लिए डिजिटल नोमैड स्ट्रेटजी यानी कि डिजिटल खानाबदोश रणनीति शुरू करने की घोषणा किया गया। ठीक है, तो यही इसमें जो है इंपॉर्टेंट है, जो कि आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, चेन्नई यानी कि तमिलनाडु ने लॉन्च की भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट। ठीक है, चेन्नई तमिलनाडु में ग्रेटर चेन्नई सिटी पुलिस ने विशाल क्षेत्रों के हवाई निगरानी और आपराधिक गतिविधियों का त्वरित पता लगाने के लिए पुलिस ड्रोन यूनिट लॉन्च किया गया। और यह ड्रोन पुलिस यूनिट में 3 श्रेणियों के तहत कुल 9 ड्रोन है। ये श्रेणियां त्वरित प्रतिक्रिया निगरानी ड्रोन, हैवी लिफ्ट मल्टी रोडर ड्रोन, लंबी दूरी के सर्वेक्षण विंग ड्रोन की हैं। ठीक है, ये सभी ड्रोन कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षमताओं से लैस हैं और इन्हें ग्राउंड स्टेशन से 5 से 10 किलोमीटर दूरी तक जो है संचालित किया जा सकता है। अगला पॉइंट देखते हैं, संस्कृति मंत्रालय ने शुरू की है मेरा गांव मेरी धरोहर पहल। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा मेरा गांव मेरी धरोहर नामक एक महत्वपूर्ण पहल का उद्घाटन किया। तो यही पॉइंट, ये लाइन जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये जो है धरोहर मेरा गांव मेरी धरोहर पहल संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। तो ये भी याद रखिएगा। इसमें अगर हम बात करें 6.5 लाख गाँव का सांस्कृतिक मानचित्रण इसमें करना है। तो इतना ही इसमें पॉइंट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सागर संपर्क। तो हाल ही में डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी कि DGNSS, जिसे आम भाषा में सागर संपर्क भी कहा जा रहा है, उसका उद्घाटन किया गया। सागर संपर्क नाम का यह अत्याधुनिक प्रणाली डिजिटल इंडिया अभियान का एक महत्वपूर्ण घटक है, जिसका उद्देश्य समुद्री संचालन में जो है दक्षता और प्रभावकारिता बढ़ाना है। ठीक है, अगला पॉइंट है, राजस्थान विधानसभा ने पारित किया न्यूनतम आय गारंटी विधेयक। ठीक है, तो ये बस यही इतना याद रखिएगा। न्यूनतम आय गारंटी विधेयक पेश करने वाला राज्य कौन सा है? तो वह है राजस्थान राज्य। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत बना दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश। ठीक है, तो भारत 1.45 लाख किलोमीटर राष्ट्रीय जलमार्गों का नेटवर्क अब संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क बन गया है। ठीक है,
और इसके साथ चीन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश बना है। तो पहला संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा भारत, तीसरा चीन। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो तेलंगाना में खुली देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री। तो देश में सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में उद्घाटन किया। तेलंगाना याद रखिएगा, इसमें यही इतना इंपॉर्टेंट है। और इस फैक्ट्री का निर्माण मेधा सर्वो ड्राइव्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा तेलंगाना राज्य औद्योगिक संरचना निगम के सहयोग से किया गया। ठीक है। श्रीनगर यानी कि जम्मू कश्मीर में बनेगा बलिदान स्तंभ। तो केंद्रीय गृह मंत्री ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में प्रताप पार्क में बलिदान स्तंभ के निर्माण का उद्घाटन किया। यह स्मारक श्रीनगर स्मार्ट सिटी परियोजना का एक हिस्सा है और उन बहादुर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। अगला पॉइंट है, नई दिल्ली में खुला उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक। तो ये नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में उत्तर भारत के पहले स्किन बैंक अथवा त्वचा बैंक की शुरुआत किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और इसके अलावा यहाँ कुल 16 त्वचा बैंक है, जिनमें से महाराष्ट्र में 7 हैं, चेन्नई में 4 है, कर्नाटक में 3 है, मध्य प्रदेश में और उड़ीसा में एक स्किन बैंक है। अगला पॉइंट है, सिंगापुर एयरलाइंस बनी दुनिया की सबसे अच्छी विमानन कंपनी। तो स्काई ट्रैक्स जो है वर्ल्ड एयरलाइंस अवार्ड 2023 के अनुसार अगर हम बात करें तो सिंगापुर एयरलाइंस जो है दुनिया की सबसे शीर्ष 10 में सबसे अच्छी विमानन कंपनियों में से पहले स्थान पर आता है। दूसरे स्थान पर है कतर एयरलाइंस और इस अवार्ड में भारत की विस्तारा एयरलाइंस 16वें स्थान पर आती है और एयर इंडिया भारत की 43 स्थान पर आती है। स्काई ट्रैक्स के अनुसार विश्व की सर्वश्रेष्ठ कम लागत वाली एयरलाइन जो है वो एयर एशिया है। नेक्स्ट है, बिहार में बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर। ये भी याद रखिएगा, रामायण मंदिर कहाँ बनेगा, तो बिहार में बनेगा। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट है, इसमें यही पूछा जा सकता है। और ज़्यादा पूर्वी चंपारण जिले कैथवालिया बगवारा गांव में शुरू हुआ। इस मंदिर का निर्माण 2025 के अंत तक पूरा हो जाएगा। ठीक है। अगला है, एस्टोनिया ने समलैंगिक विवाह को किया वैध। एस्टोनिया की संसद ने समान सेक्स विवाह और समलैंगिक विवाह को वैध करने वाला कानून पारित किया। कौन सा देश है? एस्टोनिया, याद रखिएगा। रूस ने इसको प्रतिबंध लगाया, एस्टोनिया ने जो है वैध करने के लिए जो है पारित किया है विधान में अपने। चिली में मिले शाकाहारी डायनासोर प्रजाति के अवशेष। तो चिली के पेटागोनिया में वैज्ञानिकों ने एक डक बिल्ड और डायनासोर की नई प्रजाति खोज की। इस प्रजाति का नाम गोन कोकोन नई है। शाकाहारी डायनासोर की प्रजाति है। अगला पॉइंट है, गूगल ने शुरू किया भारतीय भाषा कार्यक्रम। गूगल ने स्थानीय प्रशासकों की सहायता के लिए भारतीय भाषा कार्यक्रम शुरुआत किया है। ठीक है। अगला पॉइंट है, IGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर दक्षता पाठ्यक्रम लॉन्च किया। इसमें अगर हम बात करें तो ये दक्षता मीन्स डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड नॉलेज स्किल फॉर होलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन, इसका फुल फॉर्म बनता है, जो कि एक पाठ्यक्रम है। तो एक केंद्र सरकार के द्वारा ये शुरुआत किया गया। ठीक है। दक्षता जो है 18 पाठ्यक्रमों का संग्रह है, जिसे सरकार में कार्यरत युवा पेशेवरों सलाहकारों के लिए जो है डिजाइन किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बांग्लादेश में विश्व बैंक की सड़क सुरक्षा परियोजना शुरुआत किया गया। ठीक है। विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना बांग्लादेश में शुरुआत किया है। यह परियोजना बांग्लादेश के 2 राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क यातायात से होने वाली मौतों को कम करने में मदद मिलेगी। अगला पॉइंट देखते हैं, तो उड़ीसा में देश के सबसे बड़े प्राकृतिक मेहराब की खोज किया गया। कहाँ पर खोज किया गया? तो उड़ीसा राज्य में। ठीक है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की एक टीम ने हाल ही में उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में चेंगा पहाड़ी पर, कौन सी पहाड़ी ये भी याद रखिएगा, उड़ीसा कहाँ पर, उड़ीसा में कौन, ये चेंगा पहाड़ी किस राज्य में? तो उड़ीसा में। ठीक है। वहाँ पे प्राकृतिक मेहराब की खोज किया है। ये प्राकृतिक मेहराब एक अंडाकार आकार का जो है मेहराब है, जो 30 मीटर लंबा है और 12 मीटर ऊंचा है। ठीक है। अगला पॉइंट है, गैबन की पहली कृषि सेज परियोजना। गैबन एक देश है जो कि केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली से गैबन की पहली कृषि सेज यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन परियोजना को हरी झंडी दिखाकर प्रारंभ किया है। तो ये याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, पद्म पुरस्कार विजेताओं को हरियाणा देगा पेंशन। ठीक है। तो हरियाणा कौन सा राज्य देने वाला है पद्म पुरस्कार विजेताओं को पेंशन? तो हरियाणा राज्य। ठीक है। हरियाणा सरकार ने राज्य के पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपये की मासिक पेंशन देने का ऐलान किया है। साथ ही पद्म पुरस्कार विजेताओं को वोल्वो बस में मुफ्त यात्रा सुविधा देने की घोषणा किया गया है। 2023 में कुल 106 पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए थे, जिनमें 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। अगला पॉइंट है, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को मिला ईट राइट स्टेशन प्रमाणन। तो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पूर्वोत्तर भारत का पहला ईट राइट स्टेशन प्रमाणन प्राप्त करने वाला रेलवे स्टेशन बन गया। इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और इसमें यह प्रमाणन 2 जून 2023 से 2 जून 2025 की अवधि के लिए जो है प्रदान किया गया। नेक्स्ट है, ऑनलाइन ट्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम। सागर समृद्धि की बात करें तो केंद्रीय
बंदरगाह, नौवहन, जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने वेस्ट टू वेल्थ पहल में तेजी से लाने के लिए सागर समृद्धि सिस्टम को लॉन्च किया। ठीक है, और इस प्रणाली को नेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर फॉर पोर्ट्स, वाटरवेज एंड कोर्ट्स द्वारा विकसित किया गया है। तो इतना ही इसमें इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट है फार्मर फ्रेश जोन स्टार्टअप। तो ये फार्मर्स फ्रेश जोन स्टार्टअप जो है ये केरल में स्थित स्टार्टअप है। ठीक है, ये पूछा जाए किस राज्य में, तो केरल से संबंधित है, ये याद रखिएगा। कंटेंटफुल कनेक्टिविटी प्रोग्राम। तो ये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आर्थिक रूप से व्यवहार इंटरनेट कनेक्टिविटी समाधान प्रोग्राम है। इस कंटेंटफुल कनेक्टिविटी प्रोग्राम को माइक्रोसॉफ्ट और एयर जल्दी नेटवर्क द्वारा जो है शुरुआत किया गया है। ठीक है, 5 नए देशों को यूएनएससी का अस्थायी सदस्य चुना गया है, जिसमें अल्जीरिया, गुयाना, कोरिया गणराज्य, सियरा लियोन, स्लोवेनिया आता है। इसको संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के रूप में चुना गया है। इनका कार्यकाल जनवरी 2024 से 2 साल की अवधि के लिए शुरू होगा और ये वर्तमान अस्थायी सदस्य देशों अल्बानिया, ब्राजील, गैबन, घाना और संयुक्त अरब अमीरात की जगह लेंगे। ठीक है, यूएनएससी में 15 देश शामिल हैं, जिनमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी देश शामिल हैं। नोवा कखोवका बांध की बात करें तो दक्षिणी यूक्रेन के रूसी नियंत्रित क्षेत्र में एक विस्फोट के चलते नोवा कखोवका बांध क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके चलते बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कहाँ पर है, तो दक्षिणी यूक्रेन के खेरसान क्षेत्र में ये बांध जो है स्थित है। ये इतना जो है इसमें इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, कौन सी नदी पर है, तो नीपर नदी याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र ने बाह्य अंतरिक्ष क्षेत्र नई संधि पर जारी किया गया। संयुक्त राष्ट्र ने जो फॉर ऑल ह्यूमैनिटी द फ्यूचर ऑफ आउटर स्पेस गवर्नेंस शीर्षक से नीति जारी की है, जिसका उद्देश्य शांति, सुरक्षा और बाह्य अंतरिक्ष में हथियारों की होड़ रोकथाम सुनिश्चित करना है। इस नीति में अंतरिक्ष मलबे के प्रसार को एक महत्वपूर्ण मुद्दे के रूप में रेखांकित किया गया है। ठीक है, अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री पर्यटन पोत MV एम्प्रेस, जो कि केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 5 जून को चेन्नई में जो है भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय समुद्री पर्यटन पोत MV एम्प्रेस को श्रीलंका के लिए रवाना किया। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। इसके साथ ही चेन्नई से अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पर्यटन टर्मिनल की शुरुआत हो गई है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है केंद्रीय प्रयोगशाला नेटवर्क में शामिल हुआ भारत। ठीक है, भारत केंद्रीकृत प्रयोगशाला नेटवर्क यानी CLN में शामिल हो गया है। केंद्रीकृत प्रयोगशाला नेटवर्क टीकों के परीक्षण के लिए काम करता है, जिनका उपयोग महामारी रोग के प्रकोप के दौरान किया जा सकता है। केंद्रीकृत प्रयोगशाला नेटवर्क जो है CEPI यानी कि कोलेशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस और इनोवेशन का एक जो है हिस्सा है। CEPI की स्थापना 2017 में हुआ था। इसका मुख्यालय ओस्लो, नॉर्वे में है। अगला पॉइंट देखते हैं, तो ओडिशा के बालासोर में हुई भीषण ट्रेन दुर्घटना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कब हुआ, 2 जून को ओडिशा के बालासोर जिले में बहनागा बाजार स्टेशन के पास एक ट्रिपल ट्रेन दुर्घटना हुई थी और यह दुर्घटना पिछले 2 दशकों में भारत की सबसे बड़ी रेल दुर्घटनाओं में से एक है, जिसमें कोरोमंडल एक्सप्रेस, ये नाम याद रखिएगा, बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस और बहनागा स्टेशन के पास खड़ी एक मालगाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। अगला पॉइंट देखते हैं, विधि आयोग ने की देशद्रोह के प्रावधान को बरकरार रखने की सिफारिश। भारत के विधि आयोग ने अपनी 279वीं रिपोर्ट जारी की, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 124(1) के तहत देशद्रोह के प्रावधान को बरकरार रखने की सिफारिश दी है। ये गौरतलब है कि धारा 124(a) में कानून द्वारा स्थापित सरकार के खिलाफ असंतोष भड़काने के प्रयास को राजद्रोह के रूप में जो है वर्णित किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्र की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कट्टरपंथी और राष्ट्र विरोधी और अलगाववादी तत्वों से देश को बचाने के लिए वर्तमान में देशद्रोह की धारा प्रासंगिक है। अगला पॉइंट है गाजियाबाद यानी उत्तर प्रदेश में खुला राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्रशिक्षण केंद्र। ये कहाँ खुला गया है, तो ये उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में खोला गया, जिसको FSSAI कहा जाता है। किसी ने जो है इसका उद्घाटन किया, तो डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने। ठीक है, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, जो कि राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट है नागपुर एम्स जो है बना NABH मान्यता प्राप्त करने वाला देश का पहला एम्स। देश के सभी एम्स में नागपुर एम्स हॉस्पिटल NABH यानी कि नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स मान्यता हासिल करने वाला संस्थान है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, असम में चली पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। ठीक है, कहाँ पर चला, तो असम में चला है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री ने गुवाहाटी से पूर्वोत्तर भारत की ओर असम की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर जो है रवाना किया। और यह जो 18वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है, जो कि असम में कामाख्या मंदिर, काजीरंगा अभ्यारण्य, मानस टाइगर रिजर्व, मेघालय में शिलांग, चेरापूंजी और अरुणाचल प्रदेश में तवांग जैसे प्रमुख स्थलों को जोड़कर व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देगी। गौरतलब है भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन नई दिल्ली से वाराणसी के बीच चली थी।
अगला पॉइंट है आंध्र प्रदेश की कॉफी और काली मिर्च को मिला जैविक प्रमाण पत्र। तो कॉफी और काली मिर्च, इसको अगर हम बात करेंगे तो ये आंध्र प्रदेश के आदिवासियों द्वारा उगाई गई अराकू वैली कॉफी और काली मिर्च को जैविक प्रमाण पत्र यानी कि जीआई टैग प्रदान किया गया। तो कहाँ का है, तो सर यही पूछा जाएगा कि अराकू वैली कॉफी या फिर काली मिर्च जो जीआई टैग प्रदान किया किस राज्य का, तो आंध्र प्रदेश से। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अगला है आयरलैंड ने मादक पेय पदार्थों पर जो है स्वास्थ्य चेतावनी लेबलिंग के अनिवार्य। तो इसका मतलब क्या है, तो आयरलैंड दुनिया का ऐसा पहला देश बन गया जिसने लोगों को कैलोरी की मात्रा, अल्कोहल की मात्रा, कैंसर और लीवर की बीमारी के जोखिम और गर्भवती होने पर शराब पीने के खतरों के बारे में सचेत करने के लिए मादक पेय पदार्थों पर स्वास्थ्य लेबलिंग को अनिवार्य कर दिया। इस नए कानून के नियम 3 साल में प्रभावी होंगे ताकि व्यवसायों को पर्याप्त समय दिया जा सके। नेक्स्ट है श्री रामचरितमानस बना दुनिया का सबसे लंबा गीत। ठीक है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के तहत श्री रामचरितमानस अब दुनिया का सबसे लंबा गीत बन गया। ये याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के बनारस के डॉक्टर जगदीश पिल्लई ने 138 घंटे 41 मिनट और 2 सेकंड के श्री रामचरितमानस गीत का अपनी आवाज़ दी है। जगदीश पिल्लई उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बार यानी 5 बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बन चुके हैं। अगला पॉइंट है भारत का नया संसद भवन के बारे में। तो प्रधानमंत्री मोदी ने 28 मई को विनायक दामोदर सावरकर की 140वीं जयंती पर नए संसद भवन का उद्घाटन किया। 971 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इस नए संसद भवन में लोकसभा के भीतर सीटों की संख्या क्षमता जो है 888 और राज्यसभा के भीतर सीटों की क्षमता 384 है। ठीक है, 64,500 वर्ग मीटर में विस्तारित इस संसद भवन को सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया है और यह संसद भवन का डिजाइन त्रिकोणीय है। इसमें ऐतिहासिक राजदंड सेंगोल भी स्थापित किया गया है। सेंगोल तमिल शब्द सेम्मे से उत्पन्न हुआ जिसका अर्थ होता है न्याय धर्म। अगला पॉइंट है केरल बना देश का पहला ई शासित राज्य। ठीक है, इंपॉर्टेंट यही पॉइंट है। केरल जो है पहला राज्य होगा जो अपनी सार्वजनिक सेवाओं को पूरी तरह ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपलब्ध कराएगा। तो यही इंपॉर्टेंट है। 25 मई को केरल राज्य पूरी तरह से इस शासित राज्य घोषित कर दिया गया। ठीक है, केरल राज्य के मुख्यमंत्री कौन है, पी नरई विजयन। अगला पॉइंट है ब्राजील में लगी एनिमल हेल्थ इमरजेंसी। ब्राजील में बर्ड फ्लू के बढ़ते मामलों के बाद देश में अगले 6 महीनों के लिए एनिमल हेल्थ इमरजेंसी लगाई है। ठीक है, एवियन इन्फ्लुएंजा या बर्ड फ्लू एक अत्यधिक संक्रामक बीमारी जो पालतू जंगली पक्षियों में कई प्रजातियों को प्रभावित करती है। नेक्स्ट पॉइंट है रांची यानी झारखंड में खुला देश का सबसे बड़ा हाईकोर्ट भवन। तो रांची, झारखंड के रांची में देश का सबसे बड़ा हाईकोर्ट भवन का उद्घाटन हुआ है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसे ही एज इट इज याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है यूजीसी की एनईपी सारथी योजना की अगर हम बात करें तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भारत में उच्च शिक्षा में बदलने में शैक्षणिक सुधार के लिए छात्र एम्बेसडर नामक एक नई पहल एनईपी सारथी की घोषणा किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति सारथी योजना के तहत उच्च शिक्षा संस्थानों के कुलपतियों, निदेशकों, प्रधानाचार्यों द्वारा अपने संस्थानों से वांछित मानदंडों को पूरा करने वाले 3 छात्रों को नामांकित किया जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं WHO ने लॉन्च किया इंटरनेशनल पैथोजन सर्विलांस नेटवर्क। तो WHO ने विश्व स्वास्थ्य संगठन ने संक्रामक रोग से खतरे के तेजी से पता लगाने, उनके प्रसार को रोकने के लिए जानकारी साझा करने में मदद करने के लिए इंटरनेशनल पैथोजन सर्विलांस नेटवर्क लॉन्च किया। तो इतना याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखते हैं नेशनल अकादमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग कैंपस। तो केंद्रीय गृह मंत्री ने गुजरात के द्वारका में नेशनल अकादमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग की स्थायी परिसर की आधारशिला रखा है। इंपॉर्टेंट है ये चीजें कि इसे कहाँ पर रखा गया, तो गुजरात के द्वारका में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेपाल ने वर्ष 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष घोषित किया। ठीक है, नेपाल की संघीय संसद ने वर्ष 2025 को पर्यटन के लिए एक विशेष वर्ष के रूप में नामित किया है। साथ ही विक्रम संवत कैलेंडर में 2080 के दशक को नेपाल यात्रा दशक के रूप में मान्यता देने की भी घोषणा किया गया है। ठीक है, अगला पॉइंट, महाराष्ट्र ने सुशासन नियमन को दिया मंजूरी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सुशासन नियम 2023 को मंजूरी दे दी और इसके तहत राज्य प्रशासन को अधिक जवाबदेह, लोगों के लिए जो है सुलभ, सक्रिय और पारदर्शी बनाया जाएगा। महाराष्ट्र सुशासन नियम को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बना है। अगला पॉइंट है देश में तमिलनाडु में देश के सबसे बड़े स्काई वॉक पुल का उद्घाटन किया गया। तमिलनाडु में भारत के सबसे बड़े स्काई वॉक पुल का उद्घाटन हुआ है। इस स्काई वॉक पुल की लंबाई 570 मीटर और चौड़ाई 4.2 मीटर है। यह स्काई वॉक पुल तमिलनाडु में माम्बलम रेलवे स्टेशन और टी नगर बस टर्मिनस के बीच एक महत्वपूर्ण कनेक्शन के रूप में कार्य करता है। टाटा देश में एप्पल का पहला स्थानीय आईफोन मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर बना। टाटा समूह जो है भारत में भविष्य में लॉन्च होने वाले आईफोन 15 और 15 प्लस को मैन्युफैक्चर करने के लिए एप्पल के साथ एक समझौता किया है।
इसी के साथ टाटा समूह देश में एप्पल का चौथा आईफोन मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर और पहला स्थानीय भारतीय निर्माता बन गया है। केरल जो है मनरेगा श्रमिकों के लिए कल्याण कोष गठित करने वाला पहला राज्य बना है। केरल ने महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के श्रमिकों के लिए कल्याण कोष गठित करने वाला पहला राज्य बन गया है। इस कोष का लाभ उस कर्मचारी को मिलेगा जिन्होंने 60 वर्ष की आयु पूरी कर ली है और लगातार अंशदान का भुगतान जो है किया है। केरल की अय्यंकाली शहरी रोजगार गारंटी योजना के श्रमिक भी कल्याण कोष का हिस्सा होंगे। अगला पॉइंट है हैदराबाद का हवाई अड्डा दुनिया का सबसे समयबद्ध हवाई अड्डा बन गया है। हैदराबाद स्थित राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को मार्च 2023 में 90.43% के साथ ऑन टाइम प्रदर्शन के साथ दुनिया के सबसे समयबद्ध हवाई अड्डे का दर्जा जो है मिला है। बेंगलुरु के कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल हवाई अड्डा दुनिया का दूसरा सबसे समयबद्ध हवाई अड्डा है। पुर्तगाल ने दी इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता, तो इसमें याद रखिएगा पुर्तगाल की संसद ने जो है चिकित्सीय रूप से सहायता आधारित इच्छा मृत्यु की अनुमति देने वाले कानून को पारित किया, तो ऐसा पहला देश बन गया है। चीन ने कनाडाई राजनयिक को पर्सोना नॉन ग्राटा किया घोषित, तो कनाडा के एक सांसद को डराने धमकाने के आरोप में चीनी राजनयिक को चीन वापस भेजने के जवाब में चीन ने संघाई को कनाडाई राजनयिक को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित किया। पर्सोना नॉन ग्राटा की अवधारणा राजनयिक संबंधों पर वियना अभिसंधि में पाई जाती, जिसे वर्ष 1961 में हस्ताक्षरित किया गया था। इस संधि के अनुच्छेद 9 के अनुसार किसी देश को किसी भी समय और अपने निर्णय की व्याख्या किए बिना राजनयिक स्टाफ के किसी भी सदस्य को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित करने का अधिकार है। SBMG के चरण सेकंड में भारत के 50% गांव ODF प्लस घोषित हुए। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण SBMG के तहत देश के कुल गांवों से आधे सैनिक यानी 50% गाँव ने मिशन के दूसरे चरण के दौरान ODF प्लस का दर्जा प्राप्त कर लिया। ठीक है, इसके बारे में बातें हो गई हैं। अगर हम अन्य की बात करें तो देखिए ODF प्लस गाँव के प्रतिशत के मामले में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में बड़े राज्यों में तेलंगाना पहले पाता है, दूसरे पर कर्नाटक, तीसरे पर तमिलनाडु। छोटे राज्यों में गोवा पहले स्थान पर, सिक्किम आता है दूसरे स्थान पर। केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान निकोबार द्वीप समूह पहले स्थान पर आता है, दादरा नगर हवेली और दमन दीव ये दूसरे स्थान पर। लक्षद्वीप में 100% जो है क्या है ODF प्लस गाँव है। पंजाब ने चलने का अधिकार किया लागू। ठीक है, चलने का अधिकार है। पैदल चलने वालों और साइकिल चालकों की मौतों में लगातार वृद्धि के बीच पंजाब सरकार ने देश में पहली बार चलने के अधिकार को लागू किया है। इसके तहत राज्य में हर जगह पैदल चलने के रास्ते और साइकिल ट्रैक बनाए जाएंगे। अगला पॉइंट है हैदराबाद में बनेगा हरे कृष्ण हेरिटेज टावर, यानी तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने हैदराबाद में हरे कृष्णा हेरिटेज टावर की नींव रखी। हेरिटेज टावर में श्री कृष्ण, राधा कृष्ण और श्री वेंकटेश्वर स्वामी के मंदिर होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है नोएडा में शुरू होगी भारत की पहली पॉड टैक्सी। उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और फिल्म सिटी के बीच भारत की पहली पॉड टैक्सी प्रारंभ किया जाएगा और इसमें 810 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। ये इतना इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। केरल का इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क जारी किया गया। केरल के उच्च शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए केरल सरकार द्वारा इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क जारी किया गया। इस पहल ने केरल को अपने उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए एक रैंकिंग फ्रेमवर्क स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बना दिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो दावकी भूम बंदरगाह की बात करें तो भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए मेघालय में दावकी भूम बंदरगाह का उद्घाटन किया गया। तो ये इतना पॉइंट इसमें याद रखिएगा। अगला पॉइंट है भारतीय वायुसेना हेरिटेज सेंटर क्या है, तो केंद्रीय मंत्री जो कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चंडीगढ़ में भारतीय वायुसेना के अपनी तरह के पहले विरासत केंद्र का शुभारंभ किया है। 17,000 वर्ग फीट में जो है फैला हुआ है क्षेत्र में। तो ये दोनों बातें इसमें याद रखिएगा। अगला पॉइंट है एकता हार्बर बंदरगाह। ये कहाँ पर है, तो ये मालदीव की उनकी समकक्ष मारिया दीदी ने मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के तटरक्षक बलों के लिए एकता हार्बर की नींव रखी। ये बंदरगाह मालदीव के माले से कुछ मील दूरी पर उत्तर पश्चिम में स्थित सिफवारू में है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ऑपरेशन गोल्डन आर्म। तो ये यूनाइटेड किंगडम के 40वें सम्राट किंग चार्ल्स III के भव्य राज्याभिषेक समारोह को ऑपरेशन गोल्डन हार्म नाम दिया गया है। चार्ल्स III का राज्याभिषेक उनकी मां के राज्याभिषेक के 70 साल बाद हुआ है। इनकी माता का नाम महारानी एलिजाबेथ द्वितीय था और वह 1952 में ब्रिटेन की महारानी के पद पर आसीन हुई थी। कुकी मेती संघर्ष जो अभी फिलहाल मणिपुर में चल रहा है, तो मणिपुर उच्च न्यायालय द्वारा राज्य के गैर आदिवासी मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की 10 साल पुरानी सिफारिश को आगे बढ़ाने के निर्देश देने के कारण मणिपुर में हिंसक सांप्रदायिक झड़पें हो गई। ठीक है, तो ये कारण बना था हिंसा होने का। तो इस तरीके से इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें की बात करें तो ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर द्वारा मेती लोगों को राज्य में ST दर्जा प्रदान करने के कथित कदम के खिलाफ आदिवासी एकजुटता रैली आयोजित करने के बाद यह हिंसा और बढ़ गई।
दरअसल राज्य में घाटियों में, जिसमें मणिपुर का लगभग 10% भूभाग शामिल है, वहाँ पे गैर आदिवासी मेती समुदाय का वर्चस्व है, जो राज्य की आबादी का 64% से अधिक आते हैं। वहीं 90% भौगोलिक क्षेत्र आज़ादी वाले भौगोलिक क्षेत्र वाली पहाड़ियों में 35% से अधिक मान्यता प्राप्त जनजातियां निवास करती हैं। इन्हें मोटे तौर पर नागा जनजात और कुकी जनजात के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वर्तमान में हिंसा का प्रमुख कारण मेती समुदाय को एसटी का दर्जा दिए जाने वाली बात है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगर मेती समुदाय को भी एसटी का दर्जा मिलता है तो राज्य की वर्तमान जनजातियों के लिए नौकरी में अवसर कम हो जाएंगे और मेती समुदाय को राज्य के पहाड़ी क्षेत्र में जमीन का अधिग्रहण करने का अवसर भी मिल जाएगा। जनजातियों के इसी भय के कारण कुकी मेती दोनों समुदायों के बीच संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। अगला पॉइंट देते हैं। अदानी समूह का पहला एकीकृत डेटा केंद्र जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने 3 मई को वाइजाग टेक पार्क की जो है आधारशिला रखी। अडानी समूह की इस वाइजाग टेक पार्क में जो है 2 डेटा सेंटर स्थापित कर रहा है, जो पूरी तरह से हरित ऊर्जा पर काम करेंगे। अडानी समूह द्वारा विशाखापट्टनम में स्थापित किया जा रहा डेटा सेंटर सिंगापुर से एक सबमरीन केबल बिछाने की सुविधा प्रदान करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, रत्नागिरी महाराष्ट्र में बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और इसमें जो है दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स महाराष्ट्र के तटीय रत्नागिरी जिले में जो है स्थापित किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, भारत की पहली अंडर सी ट्विन टनल की बात करेंगे तो ये मुंबई में देश की पहली अंडर सी ट्विन टनल का निर्माण किया जा रहा है। 2.07 किलोमीटर ये लंबी टनल होगी। तो ये दोनों चीज़ें इसमें से संबंधित याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखते हैं। जम्मू कश्मीर में निर्मित हुआ देश का पहला केबल स्टेज रेलवे, तो अंजी खड्ड ब्रिज उसका नाम है। जम्मू कश्मीर में कटरा और रियासी को जोड़ने वाला भारतीय रेलवे का और देश का पहला केबल स्टे ब्रिज है। ठीक है, यह पुल चिनाब नदी के तल से 331 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और इस पुल की कुल लंबाई है 725.5 मीटर। राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 आया, जो कि ये केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अप्रैल 2023 में इसको जो है मंजूरी दिया। इसका प्रमुख लक्ष्य है भारत की आयात निर्भरता को लगभग 30% तक कम करना और शीर्ष 5 वैश्विक विनिर्माण केंद्रों में से एक बनाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, WHO की बिग कैचअप पहल और प्रेट पहल। तो WHO ने कॉल टू एक्शन के तहत 24 से 26 अप्रैल 2023 को जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित बैठक में 2 नई पहलों द बिग कैचअप पहल और प्रेट पहल की शुरुआत की है। द बिग कैचअप पहल का उद्देश्य लाखों बच्चों का टीकाकरण करना और महामारी के दौरान खोई हुई टीकाकरण प्रगति को बहाल करना है। ठीक है, प्रेट का अर्थ है द प्रिपेयर्डनेस एंड रिजिलेंस फॉर इमर्जिंग थ्रेट्स। इसका पहल का उद्देश्य है नए उभरते खतरनाक रोगों और भविष्य की महामारियों के लिए देश को बेहतर तरीके से तैयार करना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है नेट जीरो नवाचार वर्चुअल केंद्र। तो ये भारत और ब्रिटेन संयुक्त रूप से नेट जीरो ने इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाएंगे, इतना ही याद रखिएगा इसमें। अगला पॉइंट देखते हैं। तो RVNL को मिला नवरत्न कंपनी का दर्जा। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय रेलवे कंपनी रेल विकास निगम लिमिटेड RVNL को नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम का दर्जा जो है प्रदान कर दिया गया और ये 13वीं नवरत्न कंपनी बन गई भारत की। भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क की बात करेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के तिरुवनंतपुरम में 1500 करोड़ रुपए की लागत से बने भारत के पहले डिजिटल साइंस पार्क का शिलान्यास किया। ठीक है, इतना पॉइंट याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखते हैं। भारत की पहली वाटर मेट्रो कहाँ पर? तो केरल के कोच्चि में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भारत की पहली वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया गया। ठीक है, ये 10 द्वीपों पर जो है इसका किया जाएगा। ये वाटर मेट्रो जो है बैटरी संचालित इलेक्ट्रिक हाइब्रिड नौका है, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। तो एशिया की सबसे बड़ी अंडर वाटर हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन जो है भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे एशिया की सबसे बड़ी अंडर वाटर हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड के द्वारा बिछाई गई। इसकी कुल लंबाई है 4080 मीटर और यह जो है असम के जोरहाट से माजुली को जोड़ती है। भारत का पहला हाईवे लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन की बात करेंगे तो ओडिशा स्किल कॉन्क्लेव 2023 में ओडिशा स्थित स्टार्टअप बोनवी एरो द्वारा भारत का पहला हाईवे लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन लॉन्च किया गया। ठीक है, यह ड्रोन 10 किलोमीटर से अधिक दूरी तक 50 किलोग्राम का वजन ले जा सकता है। जल निकायों की पहली गणना हो गई। जल शक्ति मंत्रालय ने देश भर के जल संसाधनों के विषय में आकलन करते हुए जल निकायों की पहली जनगणना रिपोर्ट जारी की है और इसमें अगर हम बात करें तो कुल जल निकाय कितने हैं तो 24,24,540 जल निकाय हैं। पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक तथा उसके बाद उत्तर प्रदेश में दूसरे नंबर पर आता है सबसे अधिक जल निकाय में। सिक्किम सबसे कम जल निकाय है। तमिलनाडु में सबसे अधिक झीलें हैं। महाराष्ट्र जल संरक्षण योजनाओं में अव्वल है। ग्रामीण क्षेत्रों में 97.1% और शहरी क्षेत्रों में केवल 2.9% जल निकाय है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ये क्या है? तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB अबू धाबी ग्लोबल मार्केट में अपना विदेशी कार्यालय खोलेगा। ठीक है, यह कार्यालय मध्य पूर्व और दुनिया का एक रणनीतिक स्थान होगा। यह बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्त पोषित करके AIIB विकास एजेंडे का जो है समर्थन करेगा।
AIB की स्थापना हुई थी 2016 में, ठीक है। इसका मुख्यालय बीजिंग चीन में है। भारत बना दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश। जो अभी आया है नया लेटेस्ट डाटा संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत चीन को पछाड़कर दुनिया की सबसे अधिक आबादी 1428.6 मिलियन वाला देश बन गया है। ये पहली बार है भारत की जनसंख्या 1950 के बाद पहले स्थान पर काबिज चीन से अधिक हो गई है, ठीक है। रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या 2050 तक बढ़कर 1.66 बिलियन पहुंचने का अनुमान है। भारत की जीवन प्रत्याशा महिलाओं के मामले में 74 और पुरुषों के मामले में 71 है, ठीक है। तो ये बात हो गई। नेक्स्ट पॉइंट है जल बजट अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो केरल है। जल बजट पहला राज्य कौन सा बन गया है, तो केरल राज्य बन गया। इसमें यही इतना याद रखिएगा, ठीक है। पहला राज्य जल बजट अपनाने वाला केरल राज्य बन गया। अज्ञात शवों का DNA डेटाबेस तैयार करेगा हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश अज्ञात शवों का DNA डेटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य बना है, तो ये भी याद रखिएगा। उत्तरा में एक शिलालेख, तो ये जो है प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ महीने पहले भारत के लोकतांत्रिक इतिहास पर चर्चा करते लगभग 1100 साल पुराने उत्तरा मेरूर शिलालेख की बात की थी। अब ये चर्चित रहा है। तो यह शिलालेख जो है तमिलनाडु के कांचीपुरम में स्थित है और इस शिलालेख को चोल राजा परांतक प्रथम के शासनकाल में बनवाया गया था। तो इसमें जो है इतनी चीजें याद रखिएगा। भारत की पहली हरित विमानन ईंधन फर्म व उत्पादन इकाई की बात करें तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और अमेरिका की स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी कंपनी लैंडजेट इंक कई घरेलू एयरलाइंस के साथ मिलकर सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के उत्पादन के लिए जो है संयुक्त उद्यम स्थापित करेगी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर हम बात करें तो IOCL की 50% होगी, लैंजाजेट इंक की 25% और घरेलू एयरलाइंस कंपनियों की 25% हिस्सेदारी होगी। इस संयुक्त उद्यम के तहत जो हरियाणा की पानीपत रिफाइनरी में अल्कोहल टू जेट तकनीक के साथ सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल बनाने के लिए जो संयंत्र स्थापित किया जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष की बात करेंगे तो भारत संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष के 45 दानकर्ताओं के बीच चौथा सबसे बड़ा दानकर्ता देश बन गया है और शीर्ष 3 दानकर्ता देश में अमेरिका, स्वीडन और जर्मनी आते हैं। इस कोष की स्थापना 2005 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव कोफी अन्नान के द्वारा विश्व भर में लोकतांत्रिक के प्रयासों का समर्थन करने के लिए किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है तुर्की ने लॉन्च किया TCG अनादोलू। ये क्या है, तो एक पहला मानव रहित लड़ाकू हवाई विमान वाहक युद्धपोत है जिसको तुर्की के द्वारा लॉन्च किया गया। अगला पॉइंट है तेलंगाना में बनी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा। तेलंगाना में हुसैन सागर झील के किनारे डॉक्टर अंबेडकर की 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया है और यह प्रतिमा देश में डॉक्टर अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा है। घाना ने ऑक्सफोर्ड की मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी दिया। घाना जो कि अफ्रीकी का देश है, अफ्रीकी कॉन्टिनेंट का, और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड वैज्ञानिकों द्वारा विकसित एक उच्च क्षमता वाले मलेरिया के टीके को अपनी मंजूरी दी है। ऐसा करने वाला घाना विश्व का पहला देश बन गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं गरुण एरोस्पेस। तो मेड इन इंडिया ड्रोन स्टार्टअप गरुण एरोस्पेस जो चेन्नई यानी तमिलनाडु का एक स्टार्टअप है, कृषि ड्रोन बनाने के लिए सब्सिडी प्राप्त करने वाली पहली कंपनी बन गई है, ठीक है। तो यही याद रखिएगा जो कि इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं तो रैपिड एक्स भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस की बात करेंगे तो उसका नाम क्या है, रैपिड एक्स, ठीक है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस रैपिड एक्स का जो है उसका नाम दिया गया, ठीक है। और यह ट्रेन रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर पर चलेगी जिससे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रमुख शहरी क्षेत्रों को जोड़ने के लिए बनाया जा रहा है। भारत का पहला सेमी हाई स्पीड रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम दिल्ली से मेरठ को जोड़ेगा। अगला पॉइंट, रामबन जम्मू कश्मीर में हुआ कुनफुर पीरा सुरंग का उद्घाटन। तो ये कुनफर फीरा सुरंग का उद्घाटन जो है रामबन जो कि जम्मू कश्मीर में है, ये केंद्रीय सड़क मंत्री परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 11 फरवरी 2023 को इसका उद्घाटन किया है, ठीक है। यह है उधमपुर और रामबन के बीच भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की 4 लेन जो है परियोजना है। इसकी लंबाई कितनी है, तो 924 मीटर है इस सुरंग की, ठीक है। चलिए तुलसी घाट रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट। तो ये प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो भारतीय विदेश मंत्री ने युगांडा के कंपाला में अपनी 3 दिन की यात्रा के दौरान वाराणसी की तुलसी घाट रिस्टोरेशन परियोजना की शुरुआत की और इस परियोजना के तहत युगांडा में भारतीय समुदाय के कई सदस्य वाराणसी के दौरा करना जारी रखेंगे और इसके विकास में योगदान देंगे। एमपी लैड्स फंड, एमपी लैड्स वर्ष वित्तीय वर्ष 2022-23 में एमपी लैड माने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। इस फंड का सबसे अच्छा उपयोग गुजरात राज्य ने किया है, ठीक है।
दूसरे स्थान पर झारखंड आता है, तीसरे स्थान पर कर्नाटक आता है। तीनों राज्य याद रखिएगा। आम आदमी पार्टी को मिला राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा। निर्वाचन आयोग ने आम आदमी पार्टी को यानी 4 राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा मिलने के बाद राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान किया। और साथ ही निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस ले लिया। ठीक है। वहीं त्रिपुरा में टिपरा मोथा पार्टी, मेघालय में वॉइस ऑफ द पीपल पार्टी और नागालैंड में लोक जनशक्ति पार्टी को राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा मिला है। एशियाई गिद्धों के लिए पहला संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र एशियाई गिद्धों के संरक्षण और प्रजनन के लिए जो है दुनिया का पहला केंद्र स्थापित होगा। तो इम्पोर्टेंट है, महाराजगंज जिला याद रखिएगा। बहरीन का गोल्डन लाइसेंस, तो बहरीन ने देश में निवेश और नौकरियों को बढ़ाने हेतु प्रमुख कंपनियों के लिए गोल्डन लाइसेंस लॉन्च किया है। ठीक है। मुंबई में एप्पल स्टोर, अभी हाल ही फिलहाल में एप्पल ने भारत में अपना पहला भौतिक स्टोर महाराष्ट्र के मुंबई में स्थापित किया है और यह स्टोर जियो वर्ल्ड लाइव ड्राइव मॉल में खुलेगा। भारत बना इकोसोक के 3 महत्वपूर्ण निकायों का सदस्य। ठीक है। इकोसोक यानी संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक परिषद के 3 महत्वपूर्ण निकायों का सदस्य चुना गया है। 3 निकाय कौन कौन से हैं? तो संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग, मादक पदार्थ रोकथाम आयोग और संयुक्त राष्ट्र HIV एड्स कार्यक्रम समन्वय बोर्ड है। और सांख्यिकी आयोग की स्थापना 1947 में किया गया था। ठीक है। भारत जनवरी 2024 से 4 साल के कार्यकाल के लिए इसका सदस्य चुना गया है। इसके बाद ह्यू एंड क्राई नोटिस, तो ये पंजाब सरकार ने भगोड़े खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह के खिलाफ ह्यू एंड क्राई नोटिस जारी किया। ह्यू एंड क्राई नोटिस तब जारी किया जाता है जब कोई संदिग्ध या अपराधी पुलिस द्वारा न पकड़ा जाए, अर्थात अनेक कोशिशों के बाद पुलिस ऐसे व्यक्ति को ढूंढने में विफल रही हो। दरअसल ये नोटिस सामुदायिक पुलिसिंग का एक भाग होता है। ठीक है। डिजिटल रेडियो स्टेशन रेडियो संगवारी, ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने राज्य के पहले डिजिटल रेडियो स्टेशन रेडियो संगवारी का शुभारंभ किया। ठीक है। यह 2G इंटरनेट स्पीड पर भी आराम से सुना जा सकता है। ठीक है। अगला पॉइंट, फिनलैंड बना नाटो का 31वां सदस्य। इंपॉर्टेंट है, नाटो अर्थात उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन 1949 में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय सैन्य गठबंधन है। फिनलैंड इस सैन्य गठबंधन का 31वां सदस्य देश बन गया है। इटली ने चैट GPT पर जो है प्रतिबंध लगा दिया है। नवंबर 2022 में लॉन्च हुए चैट GPT पर, जो कि एक उन्नत चैटबॉट है, इटली ने इसे बैन कर दिया है। ठीक है। ऐसा करने वाला इटली पहला पश्चिमी देश है। चैट GPT चीन, ईरान, रूस और उत्तर कोरिया में पहले से ही प्रतिबंधित है। चैट GPT का निर्माण OpenAI स्टार्टअप अमेरिकी स्टार्टअप ने किया है। ठीक है। अजरबैजान और ताजिकिस्तान मलेरिया मुक्त घोषित कर दिए गए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा अजरबैजान और ताजिकिस्तान को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया है। ठीक है। जॉर्जिया ने हिंदूफोबिया के खिलाफ प्रस्ताव किया पारित। तो जॉर्जिया यानी कि अमेरिकी राज्य जॉर्जिया है, जो कि हिंदूफोबिया यानी हिंदू धर्म के प्रति पूर्वाग्रह की निंदा करते हुए प्रस्ताव पारित करने वाला पहला अमेरिकी राज्य बन गया, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली गिर नस्ल की क्लोन गंगा की बात करें तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल ने दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए देसी नस्ल की गिर गाय की भारत की पहली क्लोन मादा बछड़ा गंगा का उत्पादन किया है। ठीक है। वर्ल्ड 2 सिटी लिस्ट 2022 की बात करेंगे। वर्ल्ड ट्री सिटी, तो मुंबई महाराष्ट्र को लगातार दूसरे वर्ष वर्ल्ड ट्री सिटी 2022 की सूची में शामिल किया गया। मुंबई को वर्ष 2021 में भी हैदराबाद के साथ इस सूची में शामिल किया गया था। ठीक है। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, तो सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 से 2026-27 तक 5 वर्षों के लिए एक नई केंद्र प्रायोजित परियोजना न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम शुरुआत किया गया। ठीक है। और इस परियोजना के 5 घटक निम्नलिखित हैं। मूलभूत साक्षरता और अंक ज्ञान, महत्वपूर्ण जीवन कौशल, व्यवसायिक कौशल विकास, बुनियादी शिक्षा, सतत शिक्षा आदि। अगला पॉइंट है मारबर्ग वायरस बीमारी, यानी तंजानिया ने मारबर्ग वायरस डिजीज के संक्रमण के बाद उत्तर पश्चिम कागेरा क्षेत्र को एपिडेमिक क्षेत्र घोषित कर दिया। तो कहाँ पर फैला है? तो तंजानिया में फैला, ये याद रखिएगा। सार्वभौमिक स्वीकृति दिवस ये कब मनाया जाएगा? तो 28 मार्च को। ठीक है। 28 मार्च को यह स्वीकृति दिवस मनाया जाएगा, तो ये याद रखिएगा। स्वास्थ्य शिक्षा का अधिकार विधेयक लाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो वो राजस्थान राज्य बन गया है। ठीक है। राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक 2022 को पारित किया गया है और ये पहला ऐसा राज्य बना है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फारस की खाड़ी में प्राचीन मोती शहर की खोज किया गया, जो कि फारस की खाड़ी में प्राचीन पुराने मोती शहर की खोज किया गया। प्राचीन मोती शहर संयुक्त अरब अमीरात के सिनयाह द्वीप पर मिला है। ठीक है। भगवान बसवेश्वर जी और नाद प्रभु कैंपेगौड़ा जी की मूर्तियों का अनावरण किया गया, और किसने किया है? तो ये अमित शाह ने किया है, कर्नाटक के बेंगलुरु में। ठीक है। तो ये दोनों चीजें याद रखिएगा। मनरेगा मजदूरी दरों में संशोधन किया गया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मार्च महीने में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत
मजदूरी दरों में बदलाव की अधिसूचना जारी किया गया। मजदूरी दरों में वृद्धि 7 रुपये से लेकर 36 रुपये तक हुई है और ये 1 अप्रैल से लागू हो गया है। ठीक है, हरियाणा राज्य में सबसे अधिक मजदूरी है 357 रुपये प्रतिदिन और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में सबसे कम है 221 रुपये प्रतिदिन। ठीक है, राजस्थान राज्य में मनरेगा के तहत मजदूरी दर में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि दर्ज किया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य में भी मनरेगा मजदूरी 213 रुपये प्रतिदिन से बढ़कर 230 रुपये प्रतिदिन हो गया है। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 आया। पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन था, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में आयोजन हुआ। इसका थीम था सतत विकास के लिए जल। तो ये इंपॉर्टेंट है, दोनों चीजें याद रखिएगा। अमेरिका में इसका आयोजन किया गया। मिस्र बना ब्रिक्स बैंक का जो है नया सदस्य। ठीक है, मार्च महीने में मिस्र आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स का न्यू डेवलपमेंट बैंक के सदस्य के रूप में शामिल हो गया। दरअसल मिस्र अपने बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने की योजना बना रहा है और यह बैंक इसमें बड़े पैमाने पर सहयोग दे सकता है। ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जिसमें ब्रिक्स देश जैसे कि ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। 2014 में स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय जो है चीन के शंघाई में है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का क्षेत्रीय कार्यालय की बात करें तो प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में नए अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया। ठीक है, भारत में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का नया क्षेत्रीय कार्यालय 6G प्रौद्योगिकी के लिए उचित वातावरण तैयार करने में मदद करेगा। आरबीआई का डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान। तो आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने ओडिशा के भुवनेश्वर में ग्रीनफील्ड डेटा सेंटर और एंटरप्राइज कंप्यूटिंग और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान का जो है शिलान्यास किया। मीडिया कार्मिक सुरक्षा विधेयक 2023 की बात करें तो छत्तीसगढ़ विधानसभा ने मार्च महीने में छत्तीसगढ़ मीडिया कार्मिक सुरक्षा विधेयक 2023 जो है पारित किया। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र के बाद दूसरा राज्य है जिसने मीडिया कार्मिक सुरक्षा विधेयक पारित किया है। अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स क्लस्टर चैंपियनशिप। तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 71वीं ये अखिल भारतीय पुलिस जो है क्लस्टर एथलेटिक क्लस्टर चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। ठीक है, इस चैंपियनशिप सीमा सुरक्षा बल के द्वारा यह चैंपियनशिप आयोजित किया गया था। इसका शुभंकर था तेजस नाम का एक बारहसिंगा हिरण। अगला पॉइंट है नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग की बात करें तो हरियाणा के गुरुग्राम में भारत के पहले नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग का उद्घाटन किया गया। तो यही पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है और याद रखिएगा। ठीक है, राष्ट्रपति निलयम। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 22 मार्च 2023 को तेलंगाना के सिकंदराबाद के बोलारम में राष्ट्रपति निलयम जनता के लिए जो है खोल दिया गया। पहली बार है जब इस हेरिटेज बिल्डिंग को आम जनता के लिए खोला जा रहा है। ठीक है, राजस्थान का अधिवक्ता संरक्षण कानून की बात करें तो राजस्थान वकीलों की सुरक्षा के लिए कानून पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वीमेन एंड मेन इन इंडिया 2022 की बात करें तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में वीमेन एंड मेन इंडिया 2022 शीर्षक से प्रकाशन का 24वां अंक जारी किया गया और यह जो व्यापक व्यवहारिक दस्तावेज है जो कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और राजनीतिक भागीदारी जैसे विषयों की विस्तृत डेटा प्रदान करता है। ठीक है, विक्रम संवत 2080 की बात करें तो उत्तर भारत के हिंदू समुदाय में 9 वर्ष का पर्व चैत्र के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को मनाया जाता है और इस वर्ष 2022 को ये पड़ा था। ठीक है, इसी के साथ 22 मार्च को है और 22 मार्च से विक्रम संवत 2080 की शुरुआत हो गई। ठीक है, विश्व के महानतम संस्थानों की सूची में 2 भारतीय स्थल हैं। टाइम पत्रिका ने वर्ष 2023 के लिए विश्व के महानतम स्थानों की अपनी वार्षिक सूची की जारी की और 50 स्थानों वाली सूची में 2 भारतीय स्थान है, मयूरभंज और लद्दाख शामिल है। ठीक है, लद्दाख को 31वां, मयूरभंज जो कि ओडिशा में पड़ता है यह 32वां स्थान दिया गया है। पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क की बात करें तो प्रधानमंत्री के द्वारा तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की घोषणा किया गया। पीएम मित्र का पूरा नाम क्या है तो प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल इसका फुल फॉर्म है। यह प्रधानमंत्री के 5F विजन यानी कि फार्म से फाइबर से फैक्ट्री तक, फैशन से विदेश यानी फॉरेन तक प्रेरित है। ठीक है, मूल पशुपालन सांख्यिकी 2022 हुआ जो कि ये केंद्रीय मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला ने मार्च माह में जो है मूल पशुपालन सांख्यिकी 2022 को लॉन्च किया। इस सांख्यिकी 4 प्रमुख पशुधन उत्पाद दूध, अंडा, मांस और ऊन का विवरण प्रदान करती है। ठीक है, दूध की अगर हम बात करेंगे तो कुल दूध उत्पादन में भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश 2021-22 में बन गया है। शीर्ष 3 प्रमुख उत्पादक राज्यों में राजस्थान पहले स्थान पर आ गया, उत्तर प्रदेश अब दूसरे स्थान पर है और मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर दूध उत्पादन में। ठीक है, अंडा उत्पादन में देखेंगे तो कुल अंडा उत्पादन 129 बिलियन रहा। शीर्ष 3 अंडा उत्पादक राज्य में आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर, तमिलनाडु दूसरे स्थान पर, तेलंगाना तीसरे स्थान पर आता है। मांस उत्पादन में क्रमशः महाराष्ट्र पहले स्थान पर है, उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर आता है, तीसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल का नंबर है। ठीक है, ऊन उत्पादन में देखेंगे तो शीर्ष ऊन उत्पादक में राज्य में देखेंगे तो राजस्थान पहले स्थान पर, जम्मू कश्मीर दूसरे स्थान पर और गुजरात तीसरे स्थान पर आता है। भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश की
प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 18 मार्च 2023 को भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन की शुरुआत किया। ठीक है, इसमें 10 लाख मीट्रिक टन हाई स्पीड डीजल की आपूर्ति बांग्लादेश को की जाएगी। तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर चिप निर्माण केंद्र। तो सैमसंग ने दक्षिण कोरिया के सियोल में कंप्यूटर चिप्स बनाने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर चिप निर्माण केंद्र के स्थापित करने की घोषणा किया है। यह सेमीकंडक्टर ऐसी सामग्री होती है जिसकी चालकता सुचालक और कुचालक के बीच होती है। ये शुद्ध धातु, सिलिकॉन अथवा जर्मेनियम या गैलियम आर्सेनाइड के हो सकते हैं। अगला पॉइंट है, अमेरिका ने मैकमोहन लाइन को दी मान्यता। ठीक है, अमेरिका ने औपचारिक रूप से मैकमोहन रेखा को भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय रूप के रूप में मान्यता दे दी गई। साथ ही एक प्रस्ताव के माध्यम से अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न अंग माना और भारत की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता का भी समर्थन किया। तो इसमें इतना इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट देखते हैं, CO2 आयात करने और समुद्र में स्टोर करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो वो डेनमार्क बन गया है। ठीक है, दुनिया का पहला देश बन गया है डेनमार्क, याद रखिएगा। अगला पॉइंट, कर्नाटक में दुनिया का सबसे बड़ा लंबा प्लेटफॉर्म। ठीक है, कर्नाटक राज्य के हुबली में स्थित श्री सिद्धरुद्धा स्वामी जी रेलवे स्टेशन 1507 मीटर लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म के साथ दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन बन गया है। इसके पहले उत्तर प्रदेश का गोरखपुर रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म था, 1366.3 मीटर लंबाई था, जो कि अभी ये दूसरे स्थान पर हो गया है। जबलपुर मध्य प्रदेश में बनेगा भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क। ठीक है, तो भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान यानी जियोलॉजिकल पार्क मध्य प्रदेश के जबलपुर के लम्हेटा के नर्मदा नदी के किनारे बनेगा। तो यही इतना इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, उत्तराखंड में बनेगा इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर। तो उत्तराखंड में बनाया जाएगा 900 किलोमीटर लंबे 4 धाम यात्रा मार्ग पर देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर बनने जा रहा है। इसको जो है याद रखिएगा। कोलंबिया ने महिलाओं के लिए शुरू की सैन्य सेवा। दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया में 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं में सैन्य सेवा करने की शुरुआत किया गया। ठीक है, तो कोलंबिया याद रखिएगा, बाकी और कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। तो ये भारत की बड़ी बिल्लियों की सुरक्षा के लिए नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन स्थापित करेगा। और वो कौन कौन सी होगा? तो उसमें आते हैं बड़ी बिल्लियों में बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीते सुरक्षा एवं संरक्षण की दिशा में कार्य करेगा। ठीक है, बाहुबली दुनिया का पहला बांस क्रैश बैरियर। दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बांस क्रैश बैरियर बाहुबली बाड़ी बरौरा हाईवे विदर्भ महाराष्ट्र में स्थापित किया गया। और इसे बैम्बू क्रैश बैरियर, जिसे बाहुबली के नाम दिया गया है, को इंडियन रोड कांग्रेस द्वारा भी मान्यता प्राप्त है। डेंगू के लिए भारत की पहली DNA वैक्सीन आई। इंडियन नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंस के शोधकर्ताओं ने डेंगू के बुखार के उपचार के लिए भारत की पहली एकमात्र DNA वैक्सीन विकसित की है। ठीक है, निर्वाचन आयोग के आयुक्तों की नियुक्ति संबंधी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में निर्देश दिया कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश की एक समिति की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट है डीकिन विश्वविद्यालय। तो डीकिन विश्वविद्यालय क्यों चर्चित रहा था? तो एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण की स्वीकृति पाने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय बन गया है। इसे गुजरात के गिफ्ट सिटी यानी गांधीनगर में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट है, ओडिशा में मिला 1300 वर्ष पुराना बौद्ध स्तूप। ठीक है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने ओडिशा के जाजपुर जिले में खोंडालाइट खनन स्थल पर 1300 वर्ष पुराने स्तूप की खोज की है। तो इसमें ये याद रखिएगा पॉइंट। अगला पॉइंट है विंडसर फ्रेमवर्क। तो ये यूनाइटेड किंगडम और यूरोपीय संघ ने एक विंडसर फ्रेमवर्क को अपनाया, जो कि दोनों देशों के बीच पहले से मौजूद उत्तरी आयरलैंड प्रोटोकॉल की जगह लेगा। मीरा पहल क्या है? तो मीरा का फुल फॉर्म है मिलेट इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर रिसर्च यानी MNS। ठीक है, जो कि एक पहल है, जो कि ये भारत द्वारा मोटे अनाजों की खपत एवं उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए इस पहल को शुरुआत किया गया है। ठीक है, अगला पॉइंट है असम में आयोजित हुआ चिंतन शिविर। अब ये 2022 के हैं डाटा, तो इसमें बस ये याद रखिएगा मेन पॉइंट कि असम में चिंतन शिविर आयोजित हुआ है। और ये कहाँ पर हुआ है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क में आयुष मंत्रालय के पहले चिंतन शिविर का उद्घाटन किया गया था। अगला पॉइंट देखते हैं, तो ग्रेट बैकयार्ड पक्षी गणना। तो ग्रेट बैकयार्ड पक्षी गणना इंडिया ग्लोबल ग्रेट बैकयार्ड बर्ड अकाउंट का भारतीय कार्यान्वयन। ठीक है, और इसके मामले में अगर देखा जाए तो भारत संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर आता है। नेक्स्ट पॉइंट है बैंडिकूट रोबोट। तो ये जो है केरल के मंदिरों के शहर गुरुवायूर में मेन होल सीवेज की सफाई के लिए रोबोटिक्स स्कैवेंजर बैंडिकूट लॉन्च किया गया। तो इस प्रकार केरल मैन होलों को साफ करने के लिए रोबोट का इस्तेमाल करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो ये इसमें याद रखिएगा। तमिलनाडु का किलादी साइट संग्रहालय।
तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण तमिलनाडु के शिवगंगा जिले में कैलादित साइट संग्रहालय का निर्माण कर रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मुंबई के चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नामकरण किया गया है। मुंबई के चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर CD देशमुख चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख इनका पूरा नाम था और उनके नाम पर रखने की घोषणा की गई है। भारत का पहला एग्री चैटबॉट अमाक्रुस AI बनाया गया, जो कि ओडिशा के राज्यपाल ने कृषि ओडिशा 2023 के समापन सत्र में कृषि क्षेत्र के लिए भारत का पहला AI चैटबॉट अमाक्रुस AI लॉन्च किया। ठीक है, तो किसके द्वारा लॉन्च किया, तो ओडिशा के राज्यपाल के द्वारा लॉन्च किया गया है। इंपॉर्टेंट है। अहमदाबाद में स्थापित होगा देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट, तो देश की पहली सेमीकंडक्टर डिस्प्ले विनिर्माण गुजरात के अहमदाबाद में स्थापित किया जाएगा, इतना याद रखिएगा। दुनिया का सबसे बड़ा दिव्यांग पार्क कहाँ पर बन रहा है, तो ये महाराष्ट्र के नागपुर में दुनिया का सबसे बड़ा दिव्यांग पार्क की आधारशिला अन्यभूत समावेशी पार्क, जिसका नाम है, ये नाम याद रखिएगा, रखा गया है। फतेहाबाद जो कि हरियाणा में है, स्थापित होगा उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र। ठीक है, उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थापित किया जाएगा। रेल डाकगत शक्ति एक्सप्रेस कार्गो सेवा की बात करेंगे तो भारतीय रेल ने सेवा क्षेत्र के लिए वस्तुओं के समय पर पहुंचाने के लिए रेल डाकगत शक्ति एक्सप्रेस कार्गो सेवा की शुरुआत किया है। नई दिल्ली में बनेगा राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र, तो ये अगर नई दिल्ली में विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन के पास होगा। ठीक है, और इसकी कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाएगा GA इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा जो है निर्माण किया जाएगा। ठीक है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की बात करेंगे तो इसके मंजूरी प्रदान किया गया है। इसमें 4800 करोड़ रुपए का आवंटन किया जाएगा। ठीक है, और ये इसका मकसद है भारत की उत्तरी सीमा पर चिन्हित सीमावर्ती गाँव का व्यापक विकास करना, लोगों के जीवन की गुणवत्ता में जो है सुधार करना, इन गाँवों में पलायन से रोकना। जम्मू कश्मीर में मिले लिथियम के भंडार। ठीक है, तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लिथियम के भंडार की खोज की है, इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, जम्मू कश्मीर में खुला भारत का पहला ग्लास ग्लू रेस्तरां। भारत के जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के हिल स्टेशन गुलमर्ग में बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच ग्लास ग्लू रेस्टोरेंट खुला। इस अनोखे रेस्टोरेंट को गुलमर्ग के एक होटल कोलाहोई ग्रीन व्हाइट्स के द्वारा जो है विकसित किया गया। दुनिया की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी, तो भारत के पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में स्थित विश्व की भारतीय यूनिवर्सिटी को यूनेस्को ने दुनिया की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान करने की जो है घोषणा किया है। रिलायंस इंडस्ट्री ने लॉन्च किया देश का पहला हाइड्रोजन ट्रक, यह रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इतना याद रखिएगा। ठीक है, देश का पहला H2 आइस टेक्नोलॉजी वाला ट्रक होगा। ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला या लाने वाला पहला नगर निगम बना इंदौर नगर निगम हरित बॉन्ड जारी करने वाला देश का पहला निकाय बन गया है। VFS ग्लोबल वीजा एप्लीकेशन सेंटर, तो ये मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में VFS ग्लोबल वीजा एप्लीकेशन सेंटर का उद्घाटन किया। सुप्रीम कोर्ट का स्थापना दिवस मनाया गया 4 फरवरी 2023 को। 73 सालों में पहली बार सुप्रीम कोर्ट का स्थापना दिवस मनाया गया। लद्दाख की यायात्सो झील जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया। 4820 मीटर लद्दाख में 4820 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यायात्सो झील को लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट ने शुरू किया प्रोजेक्ट एलोरा की शुरुआत माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा किया गया है। एलोरा का पूरा नाम है इनेबलिंग लो रिसोर्स लैंग्वेज। ठीक है, इसका पूरा नाम इनेबलिंग लो रिसोर्स लैंग्वेज है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इजराइल का हाइफा बंदरगाह, अडानी समूह ने इजराइल के हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण कर लिया है। ठीक है, श्री अन्न के लिए ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, भारत को श्री अन्न यानी कि मोटा अनाज के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से हैदराबाद के भारतीय मोटा अनाज अनुसंधान संस्थान को ग्लोबल ऑफ एक्सीलेंस के रूप में जो है विकसित किया जाएगा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष के रूप में भी घोषित किया है। माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया AI चैटबॉट जुगलबंदी। माइक्रोसॉफ्ट ने ग्रामीण भारत के लिए एक बहुभाषी AI चैटबॉट जुगलबंदी लॉन्च किया। जुगलबंदी लोकप्रिय मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप के माध्यम से सुलभ AI संचालित बहुभाषी चैटबॉट है। अहमदाबाद में हुआ राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन। राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद ने अहमदाबाद गुजरात में राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया। इसका थीम याद रखिएगा, अंडरस्टैंडिंग इकोसिस्टम फॉर हेल्थ एंड वेलबींग। सी फीड्स द वर्ल्ड कार्यक्रम, पेप्सिको और केयर ने सी फीड्स द वर्ल्ड कार्यक्रम शुरुआत किया है। ठीक है, उद्देश्य क्या है इसके, तो फसल की उपज बढ़ाना, BPL परिवारों की महिलाओं की आय में वृद्धि करना, स्वास्थ्य और संतुलित आहार तक पहुंच प्रदान करना, सतत कृषि पर महिलाओं का प्रशिक्षण प्रदान करना। केयर का पूरा नाम क्या है, तो कोऑपरेटिव फॉर असिस्टेंस एंड रिलीफ एवरीवेयर। ठीक है, ये गरीबी के खिलाफ लड़ने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। उमनिया पहल की बात करें तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस
यानी जीईएम ने विभिन्न सरकारी मंत्रालयों और विभागों और संस्थानों को सीधे और उत्पाद बेचने के लिए उमनिया जीईएम पहल शुरुआत किया है। ठीक है। रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात करेंगे तो भारत के चुनाव आयोग ने रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के लिए प्रोटोटाइप विकसित किया है। इसका उद्देश्य पूरे भारत में घरेलू प्रवासियों को मतदान की सुविधा मुहैया कराना है। केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक के देवनहल्ली में केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला रखी है। गोवा में बना देश का दूसरा सबसे बड़ा लंबा केबल पुल। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गोवा में देश के दूसरे सबसे लंबे केबल वाले 8 लेन जुआरी ब्रिज का उद्घाटन किया। जुआरी ब्रिज उत्तरी गोवा से दक्षिणी गोवा के बीच का एक पुल है। जुआरी नदी पर जुआरी भाग पर स्थित है। ठीक है। छत्तीसगढ़ के निजात अभियान को मिला अमेरिकी IACP पुरस्कार। इसमें याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ की ये निजात अभियान किस राज्य का है, तो छत्तीसगढ़ का है। राजनंद पुलिस के नशा विरोधी अभियान है निजात अभियान, और इसको संस्था का श्रेणी के लीडरशिप इन क्राइम प्रिवेंशन कैटेगरी में अमेरिका के प्रतिष्ठित IACP 2022 अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है। तेलंगाना के भद्राचलम और रामप्पा मंदिर प्रसाद योजना में हुए शामिल। भारत के तेलंगाना में भद्राचलम मंदिरों के समूह रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर में तीर्थ यात्रा और विरासत बुनियादी ढांचे के विकास संबंधी परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। अगला पॉइंट है ग्लासगो स्कॉटलैंड में बनेगा ब्रिटिश इंडियन आर्मी स्मारक। ग्लासगो सिटी काउंसिल ने स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों की सेवा और बलिदान को मान्यता देने के लिए एक स्मारक बनाने की योजना मंजूरी प्रदान किया है। ठीक है। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्रोएशिया बना यूरोपीय संघ की मुद्रा अपनाने वाला 20वां सदस्य। 1 जनवरी 2023 को क्रोएशिया यूरोपीय संघ की मुद्रा को अपनाने वाला 20वां देश बन गया है। यूरो मुद्रा यूरोपीय संघ की आधिकारिक मुद्रा और यूरो अपनाने से क्रोएशियाई लोगों को यात्रा करना और व्यापार करना सरल हो जाएगा। एशियाई प्रशांत डाक संघ की बात करेंगे तो भारत जनवरी 2023 से एशियाई प्रशांत डाक संघ अप्पू की अध्यक्षता करेगा। ठीक है। अप्पू का मुख्यालय कहाँ है, बैंकॉक थाईलैंड में, और डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह इसके वर्तमान महासचिव जनरल हैं। सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना की बात करेंगे तो आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति ने 2614.5 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से SJVN लिमिटेड के द्वारा हिमाचल प्रदेश के सतलुज नदी पर सुन्नी जल विद्युत बांध परियोजना की मंजूरी दी। ये याद रखिएगा कहाँ पर है। नई दिल्ली में आयोजित हुआ साड़ी महोत्सव विरासत। ठीक है। साड़ी महोत्सव विरासत का दूसरा चरण 3 से 17 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में आयोजित हुआ। इतना याद रखिएगा। पहला चरण जो हुआ था वो 16 दिसंबर 2022 से लेकर 30 दिसंबर 2022 को संपन्न हुआ था। कोलकाता पश्चिम बंगाल में चलेगी भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो। पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के अंदर भारत की पहली अंडर वाटर सुरंग बनाई जा रही है ताकि इस सुरंग में भारत से पहली अंडर वाटर मेट्रो संचालन किया जा सके। हुगली नदी में पानी के नीचे मेट्रो रेल सेवा कोलकाता और हावड़ा शहरों को जोड़ेगी। ठीक है। केरल में खुला विश्व का पहला ताड़ के पत्ते का पांडुलिपि संग्रहालय। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में दुनिया का ताड़ के पत्तों का पहला पांडुलिपि संग्रहालय खोला गया है। ठीक है। इतना याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखते हैं। सीरियम एविएशन एनालिटिक्स की वैश्विक हवाई अड्डों की सूची 2020 जारी किया गया। ठीक है। तो ये ज़्यादा पुराना है, इसमें आएगा। इसमें प्रथम स्थान पर जापान का हैनेडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा शामिल है। ठीक है। टॉप 10 में दिल्ली का इंदिरा गांधी हवाई अड्डा आता है, याद रखिएगा। लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन तेल। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने जम्मू में भारतीय सेना के लिए लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन ऑयल लॉन्च करने की घोषणा किया है। और BPCL एक महारत्न कंपनी है जिसकी स्थापना 1952 में हुआ था। देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य कौन सा है, तो केरल बन गया है। ठीक है। अगला पॉइंट ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र। तो ऑनलाइन गेमिंग भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र मेघालय के शिलांग में खोलने की घोषणा हुई। ठीक है। तो इतना इसमें याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखते हैं। नील कुरिंजी पौधा की बात करेंगे तो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने नील कुरिंजी को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 3 के तहत संरक्षित पौधे की सूची प्रदान किया। ठीक है। नील कुरिंजी एक मोनोकार्पिक पौधा है। एक बार फूल आने के बाद इसका पौधा खत्म हो जाता है, फिर नए बीज के पनपने के लिए उसमें फूल आने के लिए 12 साल का इंतजार करना पड़ता है। इसके नील के कारण ही इसके क्षेत्रों में पहाड़ों को नीलगिरी का नाम दिया गया। तमिलनाडु में मनाया गया जल्लीकट्टू 2023। 15 जनवरी 2023 को तमिलनाडु के मदुरै में जल्लीकट्टू की शुरुआत हुई। जल्लीकट्टू बेसिकली याद रखिएगा तमिलनाडु में मनाया जाता है। जम्मू कश्मीर बना ई-गवर्नेंस मोड में शामिल होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है। तो जम्मू कश्मीर प्रशासन के डिजिटल तरीके को पूरी तरह से अपनाने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। लद्दाख में UL पिन योजना लॉन्च किया गया। UL पिन यानी कि यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है, का शुभारंभ किया गया लद्दाख के उपराज्यपाल RK माथुर के द्वारा। 100 से अधिक चीतों को स्थानांतरित करने के लिए भारत और दक्षिण अफ्रीका में समझौता हुआ।
भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच एक महत्वाकांक्षी परियोजना के हिस्से के रूप में भारत को 100 से अधिक चीतों को स्थानांतरित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। ठीक है, और ये इस योजना के तहत अगले 8 से 10 सालों में बीच में सालाना 12 चीतों को स्थानांतरित किया जाएगा, भारत लाया जाएगा। उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2020-21 जारी किया गया। शिक्षा मंत्रालय ने उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2020-21 जारी किया, जिसमें देश के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को शामिल किया गया। और इसमें अगर हम बात करें तो यह सर्वेक्षण मापदंडों जैसे छात्र नामांकन, शिक्षकों का डेटा और संरचना संबंधी जानकारी, वित्तीय स्थिति आदि विस्तृत जानकारी एकत्र करता है। सर्वेक्षण के अनुसार सर्वाधिक नामांकित छात्रों की संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु शीर्ष पर आते हैं। कॉलेजों की संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर, कर्नाटक तीसरे पर आता है। उच्च शिक्षा के कुल नामांकन के मामले में 3.85 करोड़ से बढ़कर 2021 में लगभग 4.14 करोड़ हो गया। वहीं महिला नामांकन 2019 में 1.88 करोड़ से बढ़कर 2.01 करोड़ हो गया। स्नातक स्तर पर कला के विषय में नामांकन का जो है सबसे अधिक आता है 33%। ठीक है, तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, सब्सक्राइब बिना सब्सक्राइब किए मत भागिएगा। ठीक है, और साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।